बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम डॉक्टर साहबान अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और दुखी इंसान की खिदमत बड़े अच्छे तरीके से अदा कर रहे होंगे और इसके पीछे रोज़ मुआज़ात देखते होंगे, अल्लाह की नेमतें देखते होंगे, बीमारियां देखते होंगे, उस किस तरह शफा हो रही है, ये सब कुछ आप नोट कर रहे होंगे। और दिन ब दिन फिर शायद बल्कि हकीकतन अल्लाह पे यकीन भी ज़्यादा हो जाता है जब कोई ऐसी चीज़ें, ऐसे वाक़यात हम सुनते हैं कि जिस पे अपना भी दिल मुतमिन नहीं होता, अपना यकीन भी नहीं होता, लेकिन वो हो चुका होता है, तो फिर अल्लाह पे यकीन और ज़्यादा पुख्ता हो जाता है। आप ये देखें कि प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है कि जैसे मैं पहले भी बताता हूँ कि मरीज़ जो है आपको एक नसीहत समझ के आ रहा है, एक डॉक्टर समझ के आ रहा है, अपना सब कुछ समझ के आता है। अगर कोई बच्चे आते हैं तो वो आपको जैसे उनकी माएँ कहती हैं, बाप कहते हैं कि डॉक्टर साहब को सर सही से बात बताओ, ये बाप बजा होते हैं। आप मरीज़ों के बाप बजा भी हैं, वसीया भी है, डॉक्टर भी हैं, तो पेशेंट बहुत कुछ चाहता है। तो जब वो इतना कुछ डिमांड लेके आता है, इतनी ख्वाहिशें लेके आता है, फिर हमारी आगे से रिटर्न भी वैसा ही होना चाहिए। अगर हमारा रिटर्न वैसा नहीं होगा तो आउटपुट सही नहीं होगी, आउटपुट बड़ी वीक हो जाएगी, कमज़ोर होगी, जबकि आउटपुट बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी आउटपुट स्ट्रांग होगा, बड़ी उसमें शिद्दत होगी, उसमें आपके इमोशंस होंगे, उसमें आपकी हकीकत होगी, आपकी मेहनत है, आपकी हार्ड वर्किंग है, आपकी सोच है, तो वो फिर केस जो है शफा के करीब से हो जाता है। अगर कह रहे हैं कि केस बड़ा डिफ़िकल्ट आ गया है, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, इसकी मेडिसिन मेरे पास होगी कि नहीं होगी, इसको डायग्नोसिस सही हुआ होगा कि नहीं, हम कर सकेंगे नहीं, जब आप पे अपना यकीन होगा कि ठीक ही अल्लाह ने करना है, ये तो इसका फिर निकाल देगा, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं। वो ठीक किस तरह करना है कि आपने उस पर मेहनत करनी है, आपने उस पर स्टडी करनी है, और जब आप स्टडी करेंगे, मेहनत करेंगे, तो केस भी इंशाल्लाह ठीक होगा। आपका रिस्पांस उससे भी ज़्यादा डबल होना चाहिए। जो पेशेंट आपके पास सोच लेके आया है, जो डिमांड चाह रहा है और जो उससे सोचा है, वो तो शफा लेने के लिए आता है। बस पेशेंट को तो पता ही नहीं कि शफा अल्लाह ने देनी, वो आके सीधा कहते डॉक्टर साहब आपने ठीक किया, डॉक्टर साहब आपके हाथ में शफा है। हालांकि उनकी तस्दीक करें, उनको बताएं कि शफा ना मेरे पास है ना मेरे हाथ में, ये सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है और अल्लाह ही देता है। ये उनकी तस्दीक भी करनी पड़ती है, इसका भी स्वाब आपको मिलेगा कि आप एक छोटे से शिक से उनको दूर कर दिए। तो जितना रिस्पांस आपका स्ट्रांग होगा, उतना मरीज आपका ठीक होगा, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया कुरान में कि हर मर्ज का इलाज कुरान में मौजूद है, इस दुनिया में मौजूद है। आप किसी शोबे में जाए, हर बीमारी का इलाज मौजूद है, वो कहते हैं। किसी स्कूल ऑफ थॉट में जाएं, किसी और वे ऑफ ट्रीटमेंट में जाएं, सब कहते हैं कि और वहां से ठीक भी हो रहे हैं, ये नहीं कि ठीक हो रहे। अगर एक ही सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट होता तो कितना लोड होता, कितना रश होता उसमें कि आप सोच नहीं सकते। और मज़े की बात क्या है, मज़े की बात यह है कि आप देखें कि पेशेंट का रश, पेशेंट का फ्लो किस तरफ है, जो कि अनपढ़ डॉक्टर हैं, जिनको पता ही नहीं पैथोलॉजी क्या है, जिनको पता ही नहीं एनाटॉमी क्या है, जिनको पता ही नहीं फिजियोलॉजी क्या है, जिनको पता नहीं ऑर्गेनम क्या है,
आप देखिए उनके पास पेशेंट की रश लगी है, हज़ारों सैकड़ों लोग उनके पास आ रहे हैं, दुआ करा रहे हैं, फूंक करवा रहे हैं, ऑपरेशन भी करवा रहे हैं, ऑपरेशन भी हो रहे हैं। अगर वो गलत ऑपरेशन हो रहे होते तो वहां कोई जाता, अगर शफा ना मिल रही तो वहां कोई जाता। ये उन लोगों के लिए आंखें खोलने के लिए है कि जो समझते हैं हमारे पास बहुत डिग्रियां हैं, हमने अंदर तक डीएनए तक स्टडी कर चुके हैं, हम उसके अंदर मायोकांड्रिया तक, सेल के अंदर जो जो है न्यूक्लियस है, हम वहां तक स्टडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो रहे इतना पढ़ के। और वो कामयाब हैं जो एक लफ्ज मेडिकल कॉलेज भी नहीं गए, शायद मैट्रिक भी नहीं की, शायद 5 भी नहीं पढ़ी। एक ग्राउंड हकीकत है ये, चाहे कुछ लोग इसको माइंड करें, लेकिन हमारा आधा पाकिस्तान वहां जा रहा है, हम जाके देख सकते। तो ये हमें शो कर रही है कि अल्लाह ने इलाज है इस दुनिया में, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि ये इलाज आपके पास हाईली एजुकेशनल और स्पेशलिस्ट और जनाब पीएचडी और एफसीपीएस और एमबीबीएस और बीएचएमएस और डीएचएमएस के पास है, नहीं। इलाज अल्लाह ने रखे हुए हैं। किसी को टोटके से फर्क पड़ रहा है तो किसी को अच्छे से इलाज से भी फर्क नहीं पड़ रहा। जो सिर्फ एक दार चीनी का कावा पी के भी कह रहा है मैं फर्क पड़ रहा हूं, तो मुझे बताएं फिर। शफा तो हर जगह है, लेकिन हमें ये देखना है कि मरीज को कौन सा टोटका, कौन सी चीज़ पसंद है, क्योंकि हर मरीज की तबीयत मुख्तलिफ है। किसी को सर्दी ज़्यादा लगती है, किसी को गर्मी लगती है, किसी को खुश्की है, किसी की ड्राइनेस से प्रॉब्लम है, किसी को विंटर प्रॉब्लम है, किसी को ऑटम प्रॉब्लम है, किसी को समर प्रॉब्लम है। हर किस्म की प्रॉब्लम है, तो मरीज़ की जैसे तबीयत है फ़र्क, इसी तरह हमारे इलाज भी डिवाइड हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होम्योपैथी में मौजूद हैं कि अगर मरीज़ गर्म मिजाज का है उसकी मेडिसिन अलग है, अगर ठंडा मिजाज का उसकी मेडिसिन अलग है, अगर बलगमी मिजाज है तो उसके अलग है, फ्लेगमेटिक है उसकी दवाई अलग है, हाइड्रोगेनाइड है उसकी दवाई अलग है, सोरिक है उसकी दवाई अलग है, सिफिलिस है उसकी दवाई अलग है, सकोटिक है उसकी दवाई अलग है, कैंसरस है उसकी दवाई अलग है, टीबी है उसकी दवाई अलग है। तो जिस तरह मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ किस्म के इलाज हो रहे हैं, लेकिन होम्योपैथी में ये प्रायोरिटी है, ये आप इससे साबित कर सकते हैं कि होम्योपैथी में हर किस्म का इलाज हो सकता है, क्योंकि ये आपकी शख्सियत का इलाज करते हैं, आपकी पर्सनालिटी का इलाज करते हैं, ये आपके थर्मल का इलाज कर रहे हैं। मौसम चेंज क्यों किया अल्लाह ने? कितने मौसम रखे हुए हैं? 4 तो मेन मौसम है, कुछ सेमी सीजन है। तो हर सीजन में देखें, कुछ लोग मुश्किल भी होते हैं, कुछ लोग इजी होते हैं, कुछ लोग मुश्किल में, कुछ लोग इजी हैं। तो हर किस्म की मेडिसिन होम्योपैथी में रखी है, हर किस्म का टेम्परामेंट रखा हुआ है, हर किस्म का वेदर, हर किस्म का थर्मल। तो ये चीज़ें सारी होम्योपैथी में हैं। और अगर आप होम्योपैथी को पढ़ते हैं तो आप सब चीज़ों का इलाज कर सकते हैं। जो लोग सर्जरी कर रहे हैं वो भी 50% सर्जरी हो सकता है हमारी ऐसी हैं जो फजूल हो रही हैं, जिसका इलाज आपकी मेडिसिन से हो सकता है, इंटरनल मेडिसिन से हो सकता है। ऐसा होता है, होम्योपैथी में तो ऐसा है। वो से ऐसी केसेस हैं जो सर्जरी के बगैर ठीक हुए हैं। कभी पिछले ये 15 दिन में 2 केसेस जो कि बिल्कुल तैयार थे अपना अपेंडिसाइटिस, अपना अपेंडिसेक्टमी कराने के लिए, हॉस्पिटल से दवाई दी और वो दोनों ठीक हुए। इस तरह बेशुमार है। ये तो मैंने मामूली सा बताया। आपके किडनी स्टोन के हैं, आपके किडनी सिस्ट के हैं, आपने किडनी मैस के हैं, कितने पेशेंट जो ऑपरेशन से बचे हुए, आपके कितनी ट्यूमर्स हैं वो जो ऑपरेशन से बची हुई हैं, आपके गले के टॉन्सिल्स हैं, आपके गले के एक्सटर्नल ट्यूमर्स हैं, आपके सर्वाइकल ट्यूमर्स हैं, आपके कितने केसेस बचे हैं। होम्योपैथी में तो टॉन्सिल्स के केस आप देखें कि 90% बच जाते हैं। 90% जो बच्चे हैं जिनके टॉन्सिल्स है, डॉक्टर कहते हैं इनका ऑपरेशन कराएं, 90% उनका ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। उनमें से 50% बिल्कुल सबसाइड हो जाएंगे, उनके बिल्कुल टॉन्सिल्स ठीक हो जाएंगे, लेकिन
50% के चांसेस अगर रिड्यूस हो गए हैं तो वो काम ठीक चल रहा है, ऑपरेशन से बच चुके हैं, उसकी कम्प्लिकेशन खत्म हो चुकी है कि बार बार उनको जनाब रिकरेंट कोराइजा, रिकरेंट कोल्ड, रिकरेंट चेस्ट कंजेशन, टेम्परेचर हो रहा है, वो खत्म हो गया। अगर उनकी हाइट रुकी थी वो भी बढ़नी शुरू हो गई, उनका दिमाग थोड़ा पीछे जा रहा था, पढ़ने में वो मेमोरी में प्रॉब्लम आ रही थी, तवज्जो नहीं रही थी, वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है। ये तो मैं बिल्कुल कंफर्म कह सकता हूँ कि 50% केसेस हमारे फजूल में हो रहे हैं। जितनी लेडीज की सिजेरियन होती हैं 50% से ज्यादा उनकी सिजेरियन बच सकती है। होम्योपैथिक इलाज कराए। शहरों में सिजेरियन हो रहे हैं, गांव में क्यों नहीं हो रहे? तो छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, गांव में, वहां अभी भी दाइयां आ रही। वहां तो कोई हर मंथली चेकअप नहीं हो रहा, वहां एनॉमली टेस्ट भी नहीं हो रहे, अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे, वहां आपकी रूटीन टेस्ट भी कोई नहीं हो रहा, ब्लड नहीं हो रहा, वहां गैस्ट्रेशनल डायबिटीज नहीं हो रही, वहां हार्मोनल अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा, आपका कोई एचबी चेक नहीं हो रहा, वहां तो दाइयां कर रही हैं केसेस। और अगर मैं गलत हूं तो सारी, अगर किसी न्यूनेटम की डेथ रेशो है तो वो शहरों में ज्यादा, गांव में ज्यादा नहीं। गांव में फिर नहीं है, जहां दाइयां ट्रीटमेंट कर रही है, मैं क्या कहूँ, इस बात का जवाब कौन देगा मुझे? और जहां पढ़े लिखे डॉक्टर कर रहे हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, सिजेरियन हो रहे हैं जनाब, इंक्यूबेटर में बच्चे रख रहे हैं, वहां डेथ रेशो ज्यादा है। खौफ दे दिया जाता है, पता है ये ऑपरेशन होगा, ज्यादातर आजकल ऑपरेशन होता है, ये माइंड में फिक्स कर दिया जाता है, फिर क्या बनेगा? जो माइंड में आ गया वो तो होना है, माइंड तो हमारा सब्जेक्ट ही आपको पता ही। तो इसलिए होम्योपैथिक एक ऐसा सिस्टम है कि आप सोच भी नहीं सकते, सिर्फ जरूरत है कि यहाँ पे आप कन्वर्ट हो जाए परमानेंटली। बहरहाल थोड़ी सी हमारी बात हो जाती है। अब यह है कि आज का जो हस्ब साबक अल्लाह ताला का नाम है, सिफ्त है अल नूर जल्ला जलालुहु, कि अल्लाह ताला नूर भी है। अब कौन सा नूर है? अल्लाह ताला बजाते खुद नूर है, बजाते खुद एक रोशनी है, एक नूर है। और वो नूर अल्लाह ताला ने पैदाइश के वक्त हर एक के दिल में उसका असर दे दिया। ये अलग बात है कि बच्चा कहाँ पैदा हुआ, किस फैमिली में पैदा हुआ, उसने वो मज़हब इस्तेमाल यूज़ कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, लेकिन हर एक के दिल में अल्लाह ने अपना नूर रखा होता है, अपनी कुछ ट्रेनिंग्स रखी होती हैं। जो पैदाइशी बातें हैं, जैसे रोना कैसे है, दूध कैसे पीना है, पानी कैसे पीना है, फीडर को कैसे सक करना है, ये सब चीज़ें अल्लाह ने उसमें सिखाई होती हैं। लेकिन आप देखें कि जब हर एक में नूर है, उसका घराना ही पूरा एक हिंदू है, उसका घराना ही एक क्रिश्चियन है, उसका घराना ही बुद्ध मत है, उसका घराना ही पारसी है, तो वो वही बनेंगे। लेकिन आप देखें कि उन्हीं में से कुछ लोग नो मुस्लिम बनते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो नूर होता है मोमन वाला, वो अंदर तड़पता रहता है, अंदर इंपल्सिव उसकी उठती रहती है, वो पढ़ता रहता है, सोचता रहता है, लेकिन एक टाइम आता है उस घर का एक फर्द मुसलमान हो गया, दूसरा भी हो गया, बाकी नहीं हुए, पूरे खानदान की मुखालफत हुई, पूरी बरादरी की मुखालफत हुई, लेकिन वो हिंदू से मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन से मुस्लिम हो गया, बुद्ध मत से मुस्लिम हो गया। ऐसा हो रहा है। लेकिन नूर जो है, ये देखे कि कई हदीसों में यह है कि जो चांद सितारों का नूर है, उसका सूरज का भी, ये अल्लाह का नूर डिवाइड हो रहा है। अल्लाह का नूर बहुत तेज भी है और बहुत कोल्ड भी है, और हर तरफ अल्लाह का नूर। और अल्लाह का नूर किसका? आपका अगर कल्ब मोमिन है तो उसमें नूर मौजूद है, नूर आ चुका है। कल्ब इंसान, कल्ब मुसलमान, कल्ब मोमिन में फ़र्क है। कल्ब मोमिन वो है जो अल्लाह की हर बात मानने की कोशिश कर रहा है और कोशिश करता है। नमाज उसने पढ़नी है, रोज़े उसने रखने हैं, ज़कात उसने देनी है, हर चीज़ फ़र्ज करनी है, बुराइयों से उसने अपने आप को रोका हुआ, तो वो मोमिन है।
और जब बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे चलता है तो फिर कल्ब मोमिन बन जाता है, और कल्ब मोमिन जो है वो फिर नूर है, वो फिर नूर है उस पर। और जब नूर है तो अल्लाह का एक तरीके से लिंक अप हो जाता है, क्योंकि अल्लाह नूरुन अला नूर है। अल्लाह नूर समावात है वमा फिल अर्द, सारी जिंदगी आसमानों पे और जमीनों पे अल्लाह का नूर ही नूर है, और अल्लाह के नूर से ही है सब कुछ। तो आप इसी से देख लें। और जब ये नूर एक बनता है, कल्ब मोमिन बनता है, तो जब मोमिन का कल्ब जो होता है, या कल्ब मोमिन जो होता है, कल्ब मुसलमान नहीं कह रहा मैं, कल्ब इंसान नहीं कह रहा मैं, कल्ब मोमिन की बात हो रही है। जब कल्ब मोमिन है तो फिर अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि एक वक्त आता है कि मैं मोमिन का हाथ बन जाता हूँ, एक वक्त आता है कि मोमिन की ज़बान बन जाता हूँ, एक वक्त आता है कि मैं मोमिन की आंख बन जाता हूँ। तो जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे पूरी तरह अमल पैरा होते हैं, कोशिश करते हैं कि वो स्टडी करे, उसी तरह हों, तो फिर वो जो नूर के इम्पल्सिस आपके अंदर उठते हैं, आपके अंदर मौजूद हैं, जो पैदाइश के वक्त थे, बाद में हुए, ज़्यादा हुए, बार बार हो रहे हैं, कुछ आप बोझे दे के, कुछ पढ़ के, कुछ स्टडी करके आप अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, तो फिर अल्लाह के करीब हो जाते हैं। तो अगर आप अल नूर का विर्द करेंगे तो यकीनन पहले ही अल्लाह के करीब है, मजीद अल्लाह के करीब होंगे, और नूरानियत के तौर पे, रूहानियत के तौर पे अल्लाह के करीब हो जाएंगे। ये विर्द का ये मतलब नहीं होता कि इसको आप फिक्स कर लें कि मैंने रोज़ 1000 दफ़ा पढ़ना है, रोज़ 500 दफ़ा पढ़ना है, रोज़ 300 दफ़ा पढ़ना है। आप रोज़ 3 दफ़ा पढ़ें, फिर दिल की गहराइयों से तो याद करें कि अल नूर पुकारें, और अल नूर का मतलब क्या है, और अल नूर की तशरीह क्या है, और अल नूर है कौन है, उससे लिंक अप तो करें, चाहे 3 दफ़ा पढ़ें। ज़रूरत ही नहीं 3000 दफ़ा पढ़ने की। अगर आप 3000 दफ़ा पढ़ लें तो क्या करेंगे, अल नूर अल नूर अल नूर अल नूर, क्या सोचेंगे, क्या समाएंगे, क्या फील करेंगे, क्या होगा। आप जब आराम से कहेंगे अल नूर, तो उसके ज़ेहन में लाएं अल्लाह की जो वादानियत है, अल्लाह की जो अजमत है, अल्लाह की बड़ाई है, अल्लाह की अलमाइटी है, उसको ज़ेहन में रखें, तो फिर इसका असर आप पे होता है, और ये यकीनन होता है। अब हम इस पे सबक थोड़ा सा माइंड पे भी करते हैं। माइंड की, जैसे मैं पहले भी बता रहा था, कि अगर आप अपने माइंड को यूज़ नहीं कर रहे, आपकी ये लाइफ ही यूजलेस हो जाती है। अगर कुछ चीज़ें आप पॉजिटिव चीज़ें अपने सब कॉन्शियस में डालते हैं, तो आपकी लाइफ का कोई मकसद बनता है, हकीकी लाइफ बन जाती है, और उस लाइफ को आप एंजॉय भी कर सकते हैं। असल चीज़ है सब कॉन्शियस की। आपने अगर आज तक अपने आप को होम्योपैथ समझा ही नहीं है, तो मुझे बताएं क्या बने। अगर आपने अभी तक आपको होम्योपैथ नहीं समझा, आपने आपको डॉक्टर नहीं समझा, आपको मसीहा ही नहीं समझा, तो क्या बनेगा। डॉक्टर तो DHMS लेके सारे बन गए ना, लेकिन DHMS लेने का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक क्या कहती है, आप मेट्रिया मेडिका कहते हैं, क्या आपने रोज की एक दवाई भी पढ़ी। अगर आप रोज की एक मेडिसिन भी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, तो यू आर नॉट डॉक्टर, यू आर नॉट होम्योपैथिक डॉक्टर, यू आर नॉट मसीहा, यू आर नॉट होम्योपैथ। अभी जब आपको पता है कि होम्योपैथी इतना डिटेल में है, इतना वास्ट स्टडी है, इसकी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो रोज की एक दवाई क्यों नहीं पढ़ते हैं। आप अगर सिर्फ 20 दवाई इसकी याद कर लें,
जो कि चंद दिन में पढ़ी जा सकती हैं। माइंड उसका देखें, उसके माइंड पे आ जाएं कि इस दवाइयों का माइंड क्या कहता है, उसकी मोडेलिटीज़ पे आ जाएं। अगर माइंड समझ नहीं आ रहा, वाकई आपको माइंड समझ नहीं आएगा अगर गलत तर्जुमा किया हुआ है। आप इंग्लिश में रिपोर्ट उठाएंगे, वाकई उसकी बड़े रूब्रिक मुश्किल हैं, फिर उनको देखना पड़ेगा। आप मोडेलिटीज़ पे आ जाएं, एम्बुलेशन पे आ जाएं, एग्रीवेशन पे आ जाएं, थर्मल पे आ जाएं, तो आप नाकाम नहीं होंगे। अगर आप ये 3 चीज़ें निकाल देंगे तो फिर नाकाम होंगे। आप अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिसिन जो है, जो कि प्यूक्वालिटी ऑफ मेडिसिन है, उस पर दवाई देंगे तो मर्ज तब भी ठीक होगा, वो आर्गन, वो हिस्सा, वो पेन ठीक हो जाएगा, लेकिन मुकम्मल इलाज नहीं हो सकेगा आपका। मुकम्मल ट्रीटमेंट के लिए आपको होम्योपैथ बनना है, आपको माइंड पढ़ना है, आपको उसका मोडेलिटीज़ पे जाना है, एग्रीवेशन, एम्बुलेशन, थर्मल, और फिर आप उसकी समरी पढ़ेंगे। आप पढ़ के ऐसे देखें तो सही, एक मेडिसिन पढ़े जब तक वो समझ ना आए, चाहे उसको 3 दिन लग जाए, उसी को पढ़ें। आखिर चौथे दिन, 5वें दिन आपके जहन नशी हो जाएगी, और जब जहन नशी होगी फिर भूलेगा नहीं। और उसी 7 दिन में, अगर आप एक मेडिसिन को 7 दिन तक स्टडी कर रहे हैं और उसी 7 दिन में आप देखें कि वो दवाई आपको मुकम्मल याद हो जाती है और आप प्रैक्टिस भी करते हैं, तो उस 7 दिन में आपके साथ मरीज भी उसी दवाई के आ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले आपने थॉरोली इतनी वो वाली मेडिसिन पढ़ी नहीं। जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं तो वो भी सिम्टम नज़र आ रही हैं जो आपको पहले नहीं पता थी, वो मोडेलिटी उसकी पता चली जो पहले नहीं पता थी, वो थर्मल वाली उसको नहीं पता थी, उसकी माइंड की सिम्टम नहीं पता थी, अब आपको पता चल रहा है। तो आपको हर 7वां पेशेंट ही उसका नज़र आ रहा है। मुझे कहने में कोई आर महसूस नहीं हो रही, बल्कि मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि किसी डॉक्टर के पास 20 दवाइयाँ, उसी से क्लिनिक चला रहा है, और किसी के पास 2000 है, उसका भी क्लिनिक उतना ही चल रहा है, जिसके पास 20 है उसका भी उतना चल रहा है। बहुत सारी मिसालें हैं। हम वहां जाके कहते हैं यार इसके पास तो मेडिसिन ही कोई नहीं, और भी जिसके पास 2000 मेडिसिन है उसके भी रोज 20 पेशेंट है, इसके भी 20 पेशेंट है, तो क्या फर्क हो, मुझे बताएं। इसलिए इसको थरोली स्टडी करेंगे। आपको चंद दवाइयों से, बीसियों से, जो आपकी पॉलीक्रस्ट है 100 के करीब, वैसे तो आपको पता है दवाइयाँ 3-4 हज़ार हो चुकी हैं, तो आप कामयाब होंगे, आप फेल नहीं होंगे। अपने आप को डॉक्टर बनाएं, अपने आप को कंसीडर करें। आपके सब कॉन्शियस में होना चाहिए कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मैंने इस तरीके से मरीजों का इलाज कराना है, और फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पेशेंट है। अगर आपके पेशेंट आते हैं, आपका क्लिनिक टाइम है सुबह 9 से 1, तो आपने 9 से 1 उठना नहीं है, फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। शाम को अगर 4 से 9 है, 5 से 10 है, तो नहीं उठना, चाहे पेशेंट आता है या नहीं आता, लेकिन मैक्सिमम डॉक्टर उठ के चले जाते हैं अपने काम। किसी ने बुला लिया, आ जाओ यार आधे घंटे के लिए चाय पीते हैं, उठ के चले गए। किसी ने कहा यार शादी पे आ जाओ खाना खाते, उठ के चले गए। किसी ने कहा होम्योपैथी का फंक्शन और आपने क्लिनिक टाइम उठ के चले गए। क्यों भाई, आप तो डॉक्टर हैं, आपका क्या काम है वहां पे? आप बैठे, आप स्टडी करें, आप उसका रिजल्ट खुद देखेंगे। यहां लाएं तो सही। मुसीबत यह है कि यहां होम्योपैथी को लाते, सब कॉन्शियस में हमारे पास कितनी चीजें हैं। देखिए यहां से आप दूर से आए हैं, आपके सब कॉन्शियस में पता आपका घर का है। आप गाड़ी चला रहे हैं, खुद ब खुद गियर लग रहे हैं, खुद ब खुद मुड़ रहे हैं, आपको सोचना नहीं पड़ा मेरा घर का है। अपने घर के लिए कभी लोकेशन देखी आपने? सब कॉन्शियस में चला गया ना वो जगह। तो इसी तरह सब कॉन्शियस में आप अपनी होम्योपैथी को लाएं कि आप सबसे पहले डॉक्टर हैं, बाकी सब चीजें बाद हैं। डॉक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पेशेंट। आप फिर पेशेंट की प्रॉपर्टी बन जाती है। अब आपका अपना वजूद आपको कम लगता है, खोना पड़ता है, अपने बिलोंगिंग्स को आपको कम टाइम देना पड़ता है। तो जब हम अपने जहन में सब कॉन्शियस में ये चीजें लाएंगे, हमने कॉन्शियस में रखा और डॉक्टर जी ठीक है जी,
कि डॉक्टर का ये मतलब नहीं है। डॉक्टर का मतलब है कि जो हमारी ऑर्गेनल कहती है, शफा तो दे नहीं देना अल्लाह ने, कि मरीज को इस तरीके से शफा दे कि उसको पता भी ना चले, उसको आराम आ जाए। और ऐसे हमारा कितनी दफ़ा होता है, मैक्सिमम टाइम होता है कि आप दवाई देते हैं, अगले दिन वो आता है, डॉक्टर साहब इसका 6 दिन से दवाई बुखार नहीं उतर रहा था, आपने दवाई दी 4 पुड़ियाँ, आज आराम से उतर गया बुखार, पता भी नहीं चला। वो दवाई आपकी माइंड के हवाले से, मोडालिटीज़ के हवाले से, थर्मल के हवाले से वो थी जिसका आपको भी नहीं पता था। ना आपने थर्मल पूछा, ना आपने माइंड पूछा, आपने बुखार की दवाई दे दी, लेकिन वो दवाई उसकी तबीयत के मुताबिक रखती थी, उसको इंडिविजुअलाइज कर रही थी, और आइडियोसिनक्रेसिस के मुताबिक उसकी दवाई बन रही थी, वो ठीक हो गया। और कितने, अगर बुखार के 5 मरीज में से एक ठीक होता है, 5 क्यों नहीं ठीक हो रहे? वो क्यों चौथे दिन जाके ठीक हो रहे हैं? दवाइयाँ बदल बदल के दे रहे हैं। जब एक दवाई उसको दी अकॉर्डिंग टू सिम्टम, अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक आ गया ना, तो वो ठीक हो गया। ठीक है, सारे मरीज तो किसी के पास कभी भी ठीक नहीं होंगे। क्या आप ये समझे कि 10 के 10 मरीज आप ठीक करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए अपने डॉक्टरी को, अपने मिसिया को, अपने सब कॉन्शियस में बैठाएं। मैं बार बार कहता हूँ, इसको बैठाने की ज़रूरत है। फिर जब ये बैठ गया, सारी दूसरी चीज़ें, दूसरी आपकी बिलोंगिंग्स, वो ऑटोमेटिक दूसरे दर्जे पे आ जाएगी। आपके जहन में आ जाएगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी है, और आप सब डॉक्टर यू आर दी प्रॉपर्टी ऑफ द पेशेंट्स। आप फिर किसी और की प्रॉपर्टी नहीं होगी, और अपने को कबूल करें कि हम जो हैं, हम पेशेंट की प्रॉपर्टी हैं। पेशेंट हमारा मालिक है, पेशेंट हमारा सब कुछ है। वो कहते हैं ना सबको, क्या क्लाइंट इज द फर्स्ट, के पता नहीं क्या कहते हैं, क्लाइंट ऑलवेज ट्रू। बिना समझे अभी पूछेंगे हम बहुत कुछ। तो इसको आप जनाब सब कॉन्शियस में दाखिल करें, अपने आप को होम्योपैथ बनाएं। जब होम्योपैथ बनेंगे तो बड़ा मजा आएगा। कैसे? वो पीर भी आपके पास आएंगे जो हजारों पेशेंट देख रहे हैं फूक मार के, वो पीर भी देख आएंगे जो आपके ऑपरेशन कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स भी आएंगे जो ऑपरेशन करते हैं, वो डॉक्टर्स भी आएंगे जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्री है, वो हकीम भी आएंगे कि आपके पास मेडिसिन है। सब कॉन्शियस में आ जाए और फिर आपका मसला आसान हो जाएगा। आज की जो माइंड सिम्टम है, वो माइंड सिम्टम पे भी करते हैं, वो है वॉचफुलनेस। वॉचफुलनेस, एक्स्ट्रा विजिलेंट, बड़े गौर से हर चीज को देखेगा, बड़े गौर से हर चीज को बनावट देखेगा, उस पर सोचेगा, गौर करेगा। हत्ता के पेशेंट आपके पास आया, आपने उसको दवाई दी, लिफाफा देख रहे, डॉक्टर साहब ये कहाँ से प्रिंट कराया? इसकी तो प्रिंट ही बड़ा अच्छा है, इसका पेपर ही बड़ा अच्छा है। और भाई तुझे क्या लगे, तू दवाई लेने आया कि प्रिंट बड़ा अच्छा और पेपर बड़ा अच्छा लिखा था, तुम दवाई लो। लेकिन उसकी मजबूरी है, वो करेगा ये बात। फिर आपको क्या कह जाएगा, डॉक्टर साहब ये क्लिनिक में ये चेंज कर लें, ये पर्दे मैं देख रहा हूँ 5 साल से लटके, इसको चेंज कर लें। वॉचफुलनेस, हर चीज को वॉच करता है वो। डॉक्टर साहब ये टाई आप पहने पिछले 10 साल से चेंज क्यों नहीं कर रहे? जब फ्री हो जाएगा तो ये भी कह सकता है। डॉक्टर साहब ये गद्दियां रखे हैं इससे अपने क्लिनिक पे, आपने गद्दियां क्यों नहीं रखे? हम बैठते हैं तो हमारे हड्डियां दर्द करती हैं। वॉचफुलनेस। कैलेंडर देखा, डॉक्टर साहब ये कैलेंडर बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें तो ये भी छुट्टी है, ये भी, इसमें इस्लामी कैलेंडर भी, ये भी है, ये कहाँ से लिए? ये मिल नहीं सकता, एक आध मुझे मिले। वो कैलेंडर देख के खुद ब खुद एड्रेस नोट करेगा कि मैं इसको मंगवाऊँ। वॉचफुलनेस। डॉक्टर साहब कुर्सियाँ बड़ी अच्छी ली, कहाँ से ली हैं आपने? वॉचफुलनेस। डॉक्टर साहब रंग बड़ा अच्छा कराया हुआ आपने, वॉलपेपर बड़ा अच्छा लगा हुआ है। वॉचफुलनेस। सारे मरीज नहीं आते, 100 में से 4 5 6 7 होंगे बस। तो ये वॉचफुलनेस के हैं। हर जगह नजर रखना, हर जगह गौर से देखना, हर जगह फिर उसकी बनावट देखना, फिर कहाँ से बनी है, कहाँ से है। एक तो वॉच है, फिर फुलनेस है कि उसमें पूरी स्टडी कर रहा उसने। ये मैं इस तरह के रूब्रिक ढूंढता हूँ, रूब्रिक तो बेशुमार हैं कि जो इजी हो, जो हमारे रोजमर्रा के मिलते हैं और हमारी रिपर्टरी में भी हो।
आपके कपड़ों की तारीफ करेगा, आपको नहीं याद होगा, वो कह देगा डॉक्टर साहब मैं पिछली दफा आया था, उससे पिछली दफा आपने यही कोट पहना हुआ था। हालांकि आपके पास 10 कोट है, इत्तेफाक से पहना हुआ है वो, लेकिन वो आपसे बात कर जाएगा क्योंकि वो वॉचफुलनेस के बगैर रह नहीं सकेगा। गेट से आएगा, गेट से आगे के डॉक्टर साहब आपने गार्ड चेंज कर लिया, और भी तुझे क्या लगे गार्ड से? डिस्पेंसर चेंज हो गया, वो एक बैठा हुआ डिस्पेंसर चला गया यहाँ से, और भी तुझे क्या चला गया है? तो मजबूरी होगी, कोई वजह होगी। तो वॉचफुलनेस ये अक्सर मरीज आते हैं। अब वॉचफुलनेस की जब तक दवाई नहीं देंगे, आप देते रहे उनको अकॉर्डिंग टू सिम्टम, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू थर्मल, अकॉर्डिंग टू मोडेलिटीज, अकॉर्डिंग टू माइंड। जब वॉचफुलनेस की दवाई देंगे उनकी बाकी तकलीफें ठीक हो जाएंगी। सपोज यहाँ 25-30 डॉक्टर बैठे हुए हैं, वॉचफुलनेस के 2 डॉक्टर हैं, बाकी क्यों नहीं है भाई? ये भी तो एक मसला है ना कि बाकी क्यों नहीं है। मेरे की सब चीजें नॉर्मल हैं, फिर भी उसको कुछ ना कुछ नॉर्मल नजर आ रहा है क्योंकि वॉचफुलनेस है। आपके कपड़े नॉर्मल हैं लेकिन वो निकाल दें। आपके जरा सा, आपका कोई डिस्पेंसर है, उससे जरा सा कोई ऐसी बात की, उसको समझाएं जी वो तो ऐसा है जी। और भाई अगर हो गया 100 पेशेंट देख रहा है वो, अगर एक पेशेंट से कुछ ऊंचा बोल गया तो कौन सी मुसीबत आ गई? पेशेंट के सारे एक तरह के आते हैं, क्या नहीं सुनाते? तो अगर उसने एक बोल दिया तो क्या है, लेकिन वो वॉचफुलनेस है, वो बात करके जाएगा। अब इसकी दवाई है आर्सेनिक और फास्फोरस। अगर आपके पास कोई औरत आ रही, कोई मर्द आ रहा है, वॉचफुलनेस है और उसको एलर्जी है, आप उसको दवाइयां दे रहे हैं। चेंज ऑफ वेदर की एलर्जी है, आप उसको डलका मारा दे रहे हैं, आप उसको ट्यूबर दे रहे हैं, उसको कार्सिनोसिन दे रहे हैं, उसको सबाडिला दे रहे हैं, उसको अमोनियम फास दे रहे हैं, उसको पोथोस दे रहे हैं, उसको पोलन दे रहे हैं। आप दे दे के थक गए हैं, लैक्सिस दे रहे हैं, वो नहीं ठीक हो रहा, लेकिन वॉचफुलनेस तो है, वो आपने अभी तक उसकी दवाई नहीं दी। उसको फर्क पड़ रहा है, हल्का फर्क पड़ता है, फिर हो जाता है, कहते हैं जब तक दवाई खाता हूँ मैं ठीक हूँ, जब तक मैं दवाई खाता हूँ ठीक हूँ। आप दवाई नुस्खा ढूंढ रहे हैं, आप नुस्खा देख रहे हैं कि नुस्खा मैं ठीक दे रहा हूँ, आपकी ये सिम्टम रह रही है उसकी। तो जब आप उसको देखेंगे वॉचफुलनेस वाली कैफियत है। फिर आर्सेनिक और फास्फोरस 2 इसकी मेजर दवाई हैं। आप देखिए इसमें से कौन सी बन रही है। आर्सेनिक को सर्दी लगती है, फास्फोरस को गर्मी लगती है। आप देखिए कौन सी दवाई है, सिर्फ ये पूछने भाई आपको सर्दी ज़्यादा लगती है या गर्मी? अगर गर्मी लग रही है फास्फोरस दे दे, अगर सर्दी लगती है तो आर्सेनिक दे दे, लेकिन देगी ये सीएम। अगर वॉचफुलनेस बहुत ज़्यादा है तो उसको 3 पुड़ियाँ दें कम अज कम, सुबह दोपहर शाम। इसे कम काम नहीं चलेगा। और बाज़ का लो पोटेंसी दे के ना अपना टाइम ज़ाया करें ना मरीज का टाइम ज़ाया करें। हम लो पोटेंसी दे के मरीज का भी बड़ा टाइम ज़ाया करते हैं। 30 दे रहे हैं, महीना खा रहा है, 2 महीने खा रहा है जी, थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, फिर वही। आप पहले दिन ही दे दें उसको सीएम, अगर बन रही है, हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा, हाँ जी बहुत ठीक हो गया, या नहीं ठीक हो तो फिर चेंज कर। अगर आपके पास आर्थराइटिस का पेशेंट आया हुआ है, ठीक ही नहीं हो रहा, आप उसको दे रहे हैं, तो आपने लैडम दी, काल्चिकम दी, अल्टिका यूरस दी, आपने फार्मिका रूफा दी, रस्टक दी, ब्रायोलिया दी, अगर वो नहीं ठीक हो रहा, मेडोरियम दी। अब उसे माइंड पे थोड़ा सा आ जाए ना, जब वो तीसरी दफा आके कह रहा है डॉक्टर साहब थोड़ा सा फर्क पड़ता है, फिर वैसे ही हो जाए अलर्ट। उसने वार्न कर दिया कि अगली दफा नहीं आऊंगा, पकड़ लें उसका माइंड। फिर अब कुछ ना पूछे उसके घुटने का, कुछ ना पूछे उसके बोन्स का, कुछ ना पूछे उसके जॉइंट का, कुछ ना पूछे कि व्हाट इज दिस, आपको अर्थरेल्जिया है कि जॉइंट पेन है या क्या है, मत पूछे, माइंड पे चले जाए सीधे, कल आपको माइंड का मिल जाएगा। औरतों में से 50% से ज्यादा औरतें प्लैटिनम, ये हमारी मेहरबानी है, हमारे जो हम आजकल ब्रांड पे आ गए हैं ना। और भी तुम्हारे खावन की तनख्वाह 20,000, तुम कह रहे हो मैं ब्रांड पहनूंगी? प्लैटिनम की बच्ची कैसे ठीक होगी प्लैटिनम के बगैर, मुझे बताएं।
20,000 30,000 तनख्वाह है, पहनेगी सूट 15,000 का, कैसे पहनेगी भी? नहीं मैंने पहनना है तो उसको देना पलटी में, फिर वो 500 का सूट भी राजा बाजार से लेके पहनेगी, नहीं पहनेगी तो मैं भी यही हूँ इंशाल्लाह। आप दे के देखिए उसको, कितने मरीज ठीक किए। तो माइंड पे आ जाए 50% से ज्यादा पेशेंट प्लाटिना स्टफ एग्रिया, दबा के स्टफ एग्रिया, आपने कुछ कहा नहीं तो अंदर अंदर से कुलना शुरू कर दी, सुना दिया आपको, कुल लिया, अंदर से बदला लेने की रखी हुई है, और उसके रिजल्ट में आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको नहीं पता। आप एक बंदे से नहीं कुड़ रहे, आपको सास भी कुड़ा रही है, आपको नंद भी कुड़ा रही है, आपको कजन भी कुड़ा रही है, आपका खामन भी शायद कुड़ा रहा है, तो फिर क्या बनेगा? स्टाफिजाइड एक डोज सवाल ही नहीं पैदा होता, दे उसको 20 डोज CMT। एक डोज से क्या बनेगा? कितनी बड़ी बड़ी डोजेस का वो मुकाबला कर रही है। जब से शादी हुई मैं तो परेशान हूँ, मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया। मेरी सास से नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी किसी, खुशकिस्मत होगी कुछ सास बहू जो ठीक है, छोटा बड़ा तो चलेगा, धन से भी चलेगा, सबसे चलेगा। और जब वो कह रही है कि नहीं चलता, हाँ मुझे नफरत हो चुकी है इन लोगों से, तो दे सीपिया, फिर उसको दे प्लाटिन, दे स्टाफ एग्री। अगर वो भी कह रही है, मैं भी आगे से सुनाती हूँ, मैं भी नहीं छोड़ती, है कौन वो, मैं उनसे बेहतर, फिर एपिस दे उसको, प्लाटिनम उसको दे। अगर वो कह रही है बदला लेना है, चाहे वो बहू है चाहे सास है, बदला लेना है तो लेक्सिस देंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करें थोड़ा सा माइंड को, छोड़ दे वो बीमारी, उसको क्या है, नहीं ठीक हो रहा, 3 दफा आ गया कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा फर्क पड़ता है, फिर वैसे, थोड़ा सा फर्क पड़ा फिर वैसे, तो आप फिर माइंड पे आ जाए, इजीली उसको माइंड की दवाई दे दें, कुछ भी ना दे, प्लास्मो दे दे, बाकी जो उसके असरात हैं, हरी दवाई को लिखे होते हैं ना, 90 दिन तक इसके रहेंगे असरात, 2 महीने तक रहेंगे, 6 महीने तक रहेंगे, 45 दिन वो काम करेगी। तो जब इस तरह आप देंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी इज्जत होगी, होम्योपैथी की भी इज्जत होगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं 6 बजे टाइम है तो 6 बजे लेक्चर शुरू कर दूं और 7 सवा 7 तक ख़त्म करूं, और मेरे शुरू के 15-20 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें एक अल्लाह की शिफ्ट होती है, उसमें माइंड आज डिस्कस किया हमने शुरू में भी, फिर हमने इस पे भी किया, क्योंकि आज 6 बजे बहुत कम लोग थे इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। क्योंकि बाद में आ तो जाते हैं, हाल फुल हो जाता है, लेकिन मेरा मकसद क्या है कि मैंने जो सीखा है, मुझे जो अल्लाह ने दिया है, मेरे पास नहीं टाइम मैं कोई बुक लिखूं, मेरे पास अदर टाइम कोई नहीं कि मैं जाके लेक्चर दूं, तो मेरे पास ये टाइम है, तो आप फ़ायदा उठाएं उससे। अगर आप वाकई कुछ हासिल करते हैं तो फिर टाइम पे आए और फ़ायदा उठाएं। लेक्चर का टाइम मैं 45 मिनट कर सकता हूँ, आधा घंटा कर सकता हूँ, आप टाइम पे आ जाएं, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने किया है भाई, ये किया है, ये फल मिला है भाई। ये जरूरी नहीं कि मैं 1.5-2 घंटे का लेक्चर करूँ, अगर सब लोग टाइम पे आए मैं आधे घंटे में सब खत्म कर दूँ कि भाई ये जरूरी चीजें हुई हैं। और लेक्चर का टाइम ये 45 मिनट है, फिक्स्ड है तकरीबन हर इंस्टीट्यूट में, उसके बाद नींद आनी शुरू हो जाती है, इसलिए हमें फिर चाय भी मंगानी पड़ती है। चलो यार कुछ तो सीखे, चाय भी पिए। नेवर माइंड। अच्छा, अब ये है कि हमारा और जो मसला सीरीज में चल रहा है, आज हमारी भाई है नेट्रम फास। मैंने कुछ कलम रखे हुए हैं, रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन भी है, वो ख़त्म हो गया है। जिस हिसाब की मेडिसिन होती है उसका नाम मैं उसी कलर से लिखता हूँ। ये बड़ी ख़तरनाक मेडिसिन है, ख़तरनाक इसलिए कि हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये बहुत काम करने वाली मेडिसिन है। नेट्रम फास्फोरिकम,
अब देखें कि नेट्रम फास हमारे जहन में आते क्या आता है, सिर्फ एक आपके जहन में स्टोमक आता है, ये खटास की दवाई है, खट्टे डकार हों, आपकी एसिडिटी हो, सब कुछ हो, ठीक है, लेकिन ये क्यों खट्टे बनाती हैं? ये भी तो आपको सोचना चाहिए कि नेट्रम फास जो है ये खटास क्यों पैदा करती है। नेट्रम फास जो है ये खटास क्यों पैदा करती है, हैपर सल्फ क्यों करती है खटास, कैलकेरिया कार्ब क्यों करती है, मैग्नीशियम कार्ब क्यों करती है, रियोम क्यों करती है, नेट्रम कार्ब क्यों करती है, रोबिनिया क्यों करती है, आरएस वर्स क्यों करती है, सब खटास कर रही हैं। लेकिन आखिर सबकी वजह होगी, सब तो अलग अलग चीजों से बनी, लेकिन सबकी एसिडिटी में खटास है, सॉरनेस है। आखिर क्यों करती हैं, हमें फिर उसके मुताबिक चलना पड़ता है। तो जब इसका आप देख लेंगे कि सोल ऑफ ड्रग क्या है, तो आपके लिए इसको इस्तेमाल करना बड़ा इजी हो जाएगा। ये बायोकेमिक मेडिसिन है, आपको पता है शुगर के लिए भी बड़ी मशहूर है ये बायोकेमिक में, बायो नंबर्स में। नेट्रम सल्फ भी मशहूर है, ये भी मशहूर है, और वाकई ये काम भी करती है, लेकिन काम करेंगे अपने सिम्टम पे, क्योंकि इन्होंने अपने सिम्टम पे कुछ पेशेंट की शुगर बिल्कुल एलिमिनेट कर दी और ठीक कर दिया उनको अल्लाह के फजल से। तो ये मशहूर होगी कि नेट्रम फास शुगर की बड़ी अच्छी दवाई है, हमारे पेशेंट को नेट्रम फास भी दे देते हैं। इसकी जो अपनी एक खास इलामत है, गोल्डन, सुनहरी, इसकी जबान होगी गोल्डन होगी, सुनहरी होगी। इस बच्चे को, औरत को गिड आएगी तो गोल्डन आएगी। इसकी अगर एक्सपेक्टोरेशंस हैं कहीं से, नाक से हैं, आपके स्टूल से हैं, वो पीले रंग की गोल्डन होगी, चमक होगी उसमें। जबकि हैपर सल्फ में भी है, सॉरनेस है, खटास है, कैलकेरिया कार में भी है, नेट्रम कार में भी है, मैक कार में भी है, रियोम में भी है। लेकिन कैलकेरिया कार का तो जो स्टूल होगा वो गोल्डन नहीं होता, वो तो वाइट होना शुरू हो जाएगा। खटास वहां भी है, वो लाइम से बन रही है, लाइम ऑफ कार्बोनेट से बन रही है। नेट्रम फास आपके नेट्रम फास से बन रही है, ये अलहदा साल्ट है, वो बिल्कुल अलहदा साल्ट है। तो ये आखिर क्यों हो रहा है? इसका आप ये देखिए कि ये जो मेडिसिन है ये आखिर गोल्डन चीज़ क्यों ज़ाहिर करती है, सुनहरे रंग की इसकी ज़ुबान का कलर होगा, इसके डिस्चार्जेस गोल्डन सुनहरे होंगे, क्योंकि इसके अंदर इसका पेशेंट जो है उसमें लैक्टिक एसिड सही तौर पे नहीं बन रहा। ऐसी चेंजेस आ चुकी हैं इसके मैदे की वजह से, ऐसी चेंजेस आ चुकी हैं कि लैक्टिक एसिड जिस प्रॉपर्टी से बनना चाहिए वो नहीं बन रहा, क्योंकि वहां लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी तो लैक्टिक एसिड से फिर आपको प्रॉब्लम्स होती है, आपको हजम करने में होंगी, आपको खट्टे डकार आएंगे, आपको खट्टी उल्टी आएगी, आपको जलकान हो सकता है इस खटास की वजह से। और जबकि और दवाइयों में भी खटासपन है, सब कुछ है, हमें कैसे पता चलेगा कि लैक्टिक एसिड की वजह से या किसी वजह से? किसी इसमें लैक्टिक एसिड की वजह से है, लेकिन दूसरी दवाइयाँ जो हैपर सल्फ है, आपकी कैलकेरिया कार्ब है, मैक कार्ब है, नेट्रम कार्ब है, रियूम है, उसमें भी सब खट्टापन है। उसमें भी किसी और वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल कम है, और उसके जो एंजाइम है, आपके जो मैदे के एंजाइम है, आपके जो पेंक्रियाटिक एंजाइम है, आपके जो लिवर एंजाइम है, अगर वो मुकम्मल तौर पे नहीं बन रहे, जैसे लाइपेज है, पेप्सिन है, मैदे के हैं, तो वो आपके सही तौर पे लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से नहीं बनेंगे, तो आप में खटास पैदा होगी, आपके मैदे में खट्टापन पैदा होगा। और नेट्रम फास हमारे खट्टेपन के लिए ज़्यादा मशहूर और मारूफ दवाई है कि जहाँ खट्टी डकार होगी, खट्टापन होगा, खट्टा जायका होगा, वहाँ ये काम करेगी। अब इसमें देखेंगे इसकी भी माइंड की सिम्टम अलग से हैं।
अगर वो माइंड की सिम्टम मिल रही हैं तो फिर आपकी शुगर भी ठीक होगी, फिर आपका मैदा, चाहे आपको कैंसर है, वो ठीक होगा खटास की वजह से। इसका मरीज आपको कहेगा कि साथ वाले कमरे में कोई है, वो दरवाजे पे कोई खड़ा है, मुझे आवाज आ रही है, कमरे में कोई चीज चल रही है, जबकि वहां कुछ भी नहीं होगा। आप उसको लॉक कहेंगे, वो फर्नीचर पड़ा है, वो फर्नीचर ही चल रहा है, फिर मुझे आवाज आ रही है उसके कदमों की, उस कमरे में जरूर है। अब ये अगर इसकी नेट्रोफास की माइंड सिम्टम है, ये देखिए क्या अजीब माइंड सिम्टम है कि आपको बताया जा रहा है कि उस कमरे में कोई नहीं है, आप उस कमरे में देख आए हो, दरवाजा खोल दिया, फिर भी आप कह रहे हो कोई है। हत्ता के फर्नीचर तक चल रहा है, वो ये भी कहेगा। जब यहां तक पहुंचे तो फिर उसकी नेट्रोफास दवाई बनती है। वैसे तो आम एसिडिटी में हम दे देते हैं, नेट्रोफास बहुत चलती है, बहुत चलती है, लोग सीसस में चलाते हैं, 30 में चलाते हैं। मैंने इसको सीएम में दे के कितने ही केसेस गैस्ट्रिक अल्सर के ठीक हुए अल्लाह की वजह से। सीएम में जहां खटास नजर आई, खटापन है, अंदर पेन हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, सीएम दी, वो आके का ठीक हो गया। हमारी दवाइयां जो मैदे के कैंसर भी ठीक करती हैं। मेरे पास एक पेशेंट आई, टीचर थी, उम्र उसकी होगी, उसको 50-55 साल रिटायर होने के करीब थी। उसको यहाँ पे बोझ नहीं खत्म हो रहा, पिट ऑफ स्टोमक, एपिगैस्ट्रियम रीजन में बोझ बोझ बोझ। जब आए डॉक्टर साहब, जहाँ कुछ रखा हुआ है, जहाँ कुछ रखा हुआ है। कैंसर सुन के उसको कार्सिनोसिन दे दी, कैडमियम सल्फ दे दी, हाइड्रोस्टस दे दी, आर्सेनिक दे दी, एसिटिक एसिड दे दी। कई डॉक्टर साहब बोझ नहीं ठीक हो रहा। जब किताब खोली तो पट्टी खोली, दवाई बनी एबिस नाइग्रा। मैंने कहा इतना सा बोझ है? कह रही हाँ। मैं कहा आप तो इतना बड़ा कह रही। एबिस डायग्राम में लिखा हुआ है कि जैसे अंडा अंदर फिक्स कर दिया आपके मैदे के ऊपर अंडा। मैंने कहा इतना सा बोझ है? हाँ इतना सा पत्थर है, बोझ है। मैंने एबिस नाइग्रा उसको दी, साथ कारसी दी, और वो आज इस बात को बहुत साल हो गए, उसका कैंसर उसी वक्त ठीक हो गया। तो जब आप सिम्टम पे देंगे तो दवाई काम भी करेगी, माइंड पे देंगे तो फुली काम करेगी, ऐसी कोई बात नहीं। फिर मेरे पास एक बड़ी मशहूर दुकान है यहाँ स्पेयर पार्ट्स की, मोटरसाइकिलों के। उनकी डेथ हो गई, लेकिन वो कैंसर की वजह से नहीं हुई, उनको मैदे का कैंसर था। ये मैं बात कर रहा हूँ बहुत पुरानी, 1982, जब मैंने फर्स्ट टाइम क्लिनिक खोला था। उस लाइन में वो साहब रहते थे। और उनको नहीं पता था कि मेरा फर्स्ट क्लिनिक है, मुझे पता था कि मेरे ये शुरू का क्लिनिक है। वाई जी मुझे डॉक्टरों ने कैंसर डायग्नोज कर दिया। मैंने उस वक्त पड़ी हुई थी दवाई, मेरे जहन में थी, ऑर्निथोगालन। इसका क्यू का एक कतरा दें तो मरीज ठीक हो जाते हैं। मैंने कहा आप कल आइए, मैं लाया वो जर्मनी की ऑर्निथोगालन की जुबान पे लिटरली एक कतरा गिराया, बाकी प्लेसबो। 1 महीना ठीक रहा वो, 1 महीना। वो कहता मैं इतने बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया हूँ, मैंने एंडोस्कोपियाँ कराई, मैंने क्या नहीं कराया, तो वो फर्क नहीं पड़ता था आपके एक कतरे से। मैंने कहा साथ दवाई भी तो दी है जी, क्यों पढ़ा ही मैंने ये था उस वक्त। मैं क्या था, 80 में मैंने पास किया, 82 में क्लिनिक खोला। हाँ मैं 76 से होम्योपैथी के पीछे पड़ गया, छोड़ा नहीं था इसको। होम्योपैथी और मैं एक था 76 से। क्लिनिक चाहे लेट खोला था, लेकिन मैं एक था, पड़ा हुआ था। वो जब आता मैं उसको एक कतरा देता, जब आता वो कतरा, वो 6 साल 7 साल तक उसको तो गालम पे रखा। और फिर जब करीब आने शुरू हुए, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, फिर मैंने कार्सिनोसिन दी साथ, फिर थर्मल पे उसको सल्फर दी साथ, तो उसका वो दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। उसकी उम्र उस वक्त 60 साल थी जब वो मेरे पास आ रहा था।
वो 6 साल ठीक रहा, बिल्कुल उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, और लिथोगालम के ड्रॉप से और प्लास्पो से और सल्फर से। फिर एक मेरे पास मरीज आई, मुझे गैस्ट्रिक कैंसर, आप दवाई दें कोई ना कोई। आपको पता है कि एक कैंसर सुन के डॉक्टर के हाथ पांव फूल जाते हैं, लेकिन शुक्र है कि मेरे हाथ पांव आज तक नहीं फूले। मुझे पता है अल्लाह ने रब शफा देनी है, मैंने तो देनी है। मुझे पता है मैंने इसके लिए मेहनत करनी है, चाहे मुझे आज आप अपनी फैमिली का प्रोग्राम छोड़ना पड़े, कोई फंक्शन छोड़ना पड़े, मैंने इसका केस पढ़ना है। कि मैं स्टार्ट की बात कर रहा हूं। तो जब मैं पढ़ रहा था कैंसर, तो उसने कहा जी कंडोरेंगो दे। कंडोरेंगो में लिखा हुआ है कि इसकी जो ये होंगे कॉर्नर ऑफ लिप्स ये क्रैक होंगे और फिर इसकी दवाई बनेगी। अब मैं उसको देख रहा हूँ, उसके क्रैक कोई नहीं बना, क्लीन उसका लिप। मैंने उसको पूछा कि आपके कभी क्रैक्स होते हैं? कहते हैं बहुत दफा हुए। मैंने कंडोरेंगो उसको 1 mg दी, 3 पुड़ियां शायद, वो उन्हीं से ठीक हो गया। जिसको वो कैंसर कह रहा था, उसकी डायग्नोसिस हो रही थी, वो कंडोरेंगो से बिल्कुल ठीक हो गया। और बताने का मकसद ये है कि बाज़ का आपकी पार्टिकुलर सिम्टम कंडोरेंगो में लिखा है कि यहाँ पे क्रैक अगर हो तो फिर मर्ज कोई भी हो। एंटोमक्रोलम में लिखा हुआ है कि अगर इफ योर टंग इज वाइट लेयर तो आपको मर्ज कोई और भी हो। तो वो इस तरह के मेरे शुरू के पेशेंट ही कैंसर के ठीक हुए और मुझ में कॉन्फिडेंस आया कैंसर से लड़ने का। और फिर उसके बाद बीसीओ के अल्लाह ने ठीक किए हैं, और बीसीओ नहीं भी ठीक हुए हैं। कैंसर इस कैंसर नहीं बात कर ठीक होते, पेशेंट ही लास्ट स्टेज पे आते हैं। आजकल आप देखें कि लाजमी पेशेंट पहले हॉस्पिटल जाएगा, शौकत खानम जाएगा, शफा इंटरनेशनल जाएगा, कायद आज़म जाएगा पैसे वाला, फिर आपके पास आएगा। लास्ट स्टेज पे भी आप जब सिम्टम मुताबिक दवाई देंगे, उसकी बाकी जिंदगी की जो सर्वाइवल है वो बड़ी पुरसकून गुजरेगी, बहुत खुश होगा वो, उसकी जिंदगी में सुकून आएगा। जब आप मेडिसिन दे रहे होंगे लास्ट स्टेज पे भी वो मुश्किल में है, उसको जलन बहुत है, उसको बेचैनी बहुत है, तो आप जब दवाई दे रहे होंगे तो उसकी जिंदगी में एक सुबहात आ जाएगी, पुरसकून, बिल्कुल आराम से वो रह रहा है। हमारी दवाई यहां तक कर देती है। कैंसर के कई केस ठीक हुए हैं इस तरह। लेकिन आज जो नेट्रोफास का है, मैं चाह रहा था कि मैदे की जो चीदा चीदा बीमारियां, ये करंट इशू है हमारा, ये तो खत्म होने वाला है ही नहीं। जब से मैंने होम्योपैथी में होश संभाली है, मैदे ही मैदे की मरीज है, इसलिए इस पे हमने थोड़ा सा करना है। अब मैदे की देखें ना कितनी बीमारियां आप सोच भी नहीं सकते। एनोरेक्सिया है, भूख ना लगना, एसिडिटी है, कटास होना, एक्रोफेजिया है कि आपके पेट में हवा बन रही है, खाते पीते हवा अंदर जा रही है, और आप इलाज कर रहे हैं कार्बोवेट से, चाइना से। वो चिंगम बहुत खाता है, उसके पेट में हवा है। वो सिगरेट पीता है, उसके पेट में हवा है। वो हुक्का पीता है, उसके पेट में हवा है। आप 7 अप से गुजारा कर रहे हैं, कार्बोवेट दे रहे हैं, लैको वो ठीक ही नहीं हो रहा। और भाई जब देखें कि ये चिंगम खा रहा है या खा रही है, खाती ज्यादा है, कि उसको मना करे कि चिंगम मत खाए। इसको एरोफेजिया कहते हैं कि आप खाने पीने से हवा कर रहे हैं। पानी वो 300-700 में नहीं पीता, गुड़ 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 पी रहा है, पेप्सी गुड़ गुड़ पी रहा है और साथ हवा जा रही है। पेप्सी की गुड़ गुड़ कहाँ से होती है? जब हवा अंदर जाती है तो गुड़ गुड़ बनती है और हवा वो आपके अंदर चली गई। आप समझ रहे हैं मुझे गैस है, मुझे गैस है, आप उसको कार्बोवेट दे रहे हैं, उसको जनाब लाइको दे रहे हैं, चाइना दे रहे हैं, काली काप दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं। तो क्या ये तरीका इस्तेमाल करके पानी सही तरह पिए, एरोफेजिया आपका ठीक हो जाएगा। बारबेरिज्मी है, बुलिमिया है, कैंसर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, ड्यूडल अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, हिकअप है, पिका है, हाइटस हर्निया है,
डिस्फेजिया है, स्टिक्चर है, स्टेनोसिस है, गर्ड है, कितनी बीमारियां इसकी। लेकिन हमारी इस सब में कुछ दवाएं ही मुश्तरका हैं और सब केसेस को वो कवर कर सकती हैं, सब केसेस को। आप देखें कि इरिटेशंस हैं, उसको डकार आते हैं, किसी को आस्था आवाज में आ रहे हैं, किसी को ऊंची आवाज में आ रहे हैं, किसी के डकार फंस रहे हैं, किसी को डकार आने से बेहतरी हो रही, किसी को डकार आने से बेहतरी नहीं हो रही। तो इन सब के लिए हम तो दवाइयां देते रहते हैं। कुछ टेक्निकल वजूहात हैं, क्या खाना टाइम पे करें, सख्ती से उनको करें कि खाना टाइम पे करें। और जो खाने के बहुत शौकीन रहे हैं, बहुत खाते हैं जी, हमारे घर फास्ट फूड भी आता है, जंक फूड भी बड़ा खाते हैं जी, मैकडोनल्ड बड़ा खा रहे हैं, KFC बड़ा खा रहे हैं, घरों में बड़ा कुछ पकता है, उनको खाना कम करें, खाना कम करें उनका। आप जब एक चीज ही आपकी एक्सेस है तो आप कैसे दवाई से ठीक होगा, काज तो ठीक करें। आजकल मैक्सिमम पेशेंट के यहाँ पे भूख घुसी हुई है कि मैं कबाब भी खा लूँ, मैं पुलाव भी खा लूँ, मैं बिरयानी भी खा लूँ, अभी बच्चे का बर्गर है उसमें से भी आधा हिस्सा खा लूँ, अभी दूसरी बेटी ने रोल पराठा मंगाया उसमें भी चख मारना है, वो भी चखना है, तो कैसे ठीक होगा भाई। खा दो आप इतना कुछ रहे और कसम उठा कहते हैं मैं सुबह एक रोटी खाई है बस, बाकी बच्चों का आधा हिस्सा वो खा गई, बच्चों की बची रोटियां अंडे वो खा रही हैं। 40 साल के बाद अगर आपकी जिंदगी में एक्सरसाइज नहीं है, आपकी जिंदगी में रूटीन आपका मेन्यू नहीं है, रूटीनली आपका रेजिमेंट एंड फूड टेकिंग नहीं है, तो आपको बीमार टेक्निकली है, खाना कम करें। मैंने कितने पेशेंट को सख्ती से कहा कि आप आधी रोटी खाओगे, मोटापा है ठीक ही नहीं हो रहा, आप 1/4 रोटी खाओगे जिसको चप्पा रोटी कहते हैं, उनको मैंने उस पर लगाया। मैंने कहा आप 1/4 रोटी खाएं सुबह 8 बजे, 1/4 खाएं 12 बजे, 1/4 खाएं 4 बजे, 1/4 खाएं रात 8 बजे। मानेंगे नहीं, बहुत मुश्किल से मानेंगे, तो कसम देनी पड़ेगी उनको। तो ये खाएं, बीच में 3 वक्फे आएंगे, अगर आपको भूख लगते हैं आप आधा किलो सेब खाएंगे एक वक्फे में, दूसरे वक्फे में आधा किलो अमरूद खाएं, तीसरे वक्त में भूख लगती है आप दूध के 2 गिलास पिए। आपके जब कम खाएंगे, आपके ज्यादा खाने से ओवरलोड मैदा हो चुका है, 40 साल हो गए आपको, 45 साल हो गए कि आप खा रहे हैं, आपके जो गैस्ट्रिक एंजाइम है, आपके जो दूसरे लिवर एंजाइम है वो जवाब दे रहे हैं। तब आपका मैदा चाहता है कि मुझे थोड़ा सा मिले और मैं उसको हजम करूं। आज से 40 साल पहले डॉक्टर तारिक यहां से सदर पैदल चला जाया करता था, अब नहीं जा सकता, वो चाहता है कि मेरा काम सारा 1 किलोमीटर के अंदर हो जाए। तो इसी तरह जब मैदा आपका वीक हो रहा है तो आपको कम खाना सबसे पहले है। कुछ बनाना करें, पाए खाएं, चावल खाएं, लेकिन 1/4 के हिसाब से, सालन 1/4 के हिसाब से, खाना फूड एंड रेजिमेंट 1/4 कर दें, तो आप बाकी जो वक्फों में भूख लगे वो फ्रूट खाएं, दूध पिएं, आप देखें वजन भी कम होगा, फ्रेश भी होगा। और चंद दिन के बाद वो जो यहाँ पर भूख की थी उनके ख्वाहिश कि भूख नहीं ख़त्म हो सकती, दूसरे में था कि केनाइन हंगर था, बुलूमिया था कि खाना ही खाना है बस, या केनाइन हंगर थी, कुत्ते वाली भूख थी। केनाइन हंगर का मतलब कुत्ते वाली भूख, इसको हम कहते हैं तू बड़ा ले जाए, कोई चीज़ छड़ गई, 2 चीज़ सामने आई खा गई, तो वो कम करेंगे तो मोटापा भी कम होगा, उनकी प्रॉब्लम भी ठीक होगी और हमारी दवाई बहुत अच्छा हेल्प करेगी। लेकिन अगर ये चीज़ें इतनी सीवियर नहीं है, इतनी लास्ट स्टेज पे नहीं है, तो फिर हमारी दवाई काम करती है। अगर आदमी नॉर्मल डाइट ले रहा है, 2 रोटी खा रहा है, सब एक्सरसाइज करता है, फिर उसको प्रॉब्लम है, तो आपकी दवाई भी बड़ा अच्छा काम करेगी। एनोरेक्सिया, इस पे भूख नहीं लगती। एनोरेक्सिया नर्वोसा है कि आपकी ये सब कॉन्शियस में चीज़ चली जाती है, एक किस्म का फोबिया हो जाता है कि मैं ये खाऊंगा, मैं ये खाऊंगी तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। वो फिर आपके पास आते हैं जिसको हम कहते हैं मरासमस वाले बच्चे, मरासमस वाले बड़े, कि जिनकी वजन इतना कम होता है
कि उम्र उनकी 40-50 साल, वजन 39 kg, वजन 40 kg, तो उनकी हड्डियां सब नजर आ रही थी। उनकी ये बाजू की हड्डियां आपको नजर आ रही हैं, आपको ये क्लेविकल बोन उनकी नजर आ रही है, यहाँ गोश्त कम है, अंडर वेट है, उनको एनोरेक्सिया है, डर के हमारे नहीं खाते, उनको पता है मेरा वजन कम है लेकिन नहीं खा रहे। यहाँ सब कैसे में चला गया, मैं कुछ खाऊंगा तो कुछ हो जाएगा, वो खाना छोड़ देते हैं। उनके लिए दवाई फिर है एसिड ऑक्सालिक, कि जब वो सोचते हैं तो परेशान हो जाते हैं। उनकी दवाई है अर्जेंटम नाइट्रिकम, की दवाई है कालीफास, की दवाई है जलसीमियम, उनकी दवाई है अल्फल्फा क्यू, उनकी दवाई है जेंशिया क्यू या पोटेंसी में गया, ये उसकी भूख को बढ़ाएगा। एसिड फास्ट उनकी दवाई है। ये एनोरेक्सिया फिर नर्वोसा होता है कि उनका आपकी कबूल कर चुके हैं इस चीज़ को कि आपको भूख नहीं लगेगी, तो फिर आप उसको मेंटली तौर पे उसको नर्व टॉनिक भी देंगे, जैसे कालीफास है, एसिड फास है, जलसीमियम है, ये देंगे तो वो चला ठीक होना शुरू हो जाएगा। एसिडिटी है, अब एसिडिटी में देखें कि आप आयरस वर्स है वो भी देते हैं, आप रोबेनिया भी देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे किसी ने पूछा काफ़ी प्रैक्टिस के बाद, माइंड नहीं करना आप लोगों कि शेख आपने कैसे फंसा लिया, अपने पेशेंट कैसे बना लिए। इतने शेख आते हैं आपके पास, सुबह भी शेख बैठे होते हैं दुकान पे जाने से पहले, रात को फिर 10-11 बजे दुकान के बाद फिर आपके पास, चक्कर क्या। मैं कहता हूँ इनकी मैंने पल्स पकड़ ली है और नुक्स सारा इनकी पल्स में। जो अक्लमंद डॉक्टर था वो तो समझ गया, लेकिन बाकी किसी की बात समझ नहीं आई कि पल्स में क्या नुक्स है। मैं कौन सा पल्स देखने का माहिर हूँ, मुझे क्या पता पल्स में कौन सा नुक्स आ रहा है। मुझे ये पता है कि इनको नक्स मैं शाम को देता हूँ, पल्स सुबह देता हूँ। ये सुबह मुरब्बे खा के लस्सी पी के जाते हैं, शाम को आके चिकन कढ़ाई खाते हैं और तिक्के कबाब खाते हैं। सुबह इनकी पल्स बन रही होती है, रात को इनको नक्स बन रही होती है। बस ठीक है, खा रहे लगे, वो भी लगे तो मैं भी लगाऊँ, खुश हैं वो भी हो, हम भी खुश हैं। मैंने कहा इनका सारा जो नुक्स है ना वो पल्स में है, इनको नक्स और पल्स देनी है और ये ठीक रहेगी। लेकिन आज इतना एडवांस तरक्की हो गई है कि आपके साथ आपको इपिकाग भी देनी पड़ेगी, आपको एंटम क्रूडम भी देनी पड़ेगी, क्योंकि फास्ट फूड ये चटपटी चीज़ें भी शामिल हो चुकी हैं। ये भी साथ शामिल करें तो आपके क्लिनिक पे लिखा जा सकता है कि गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट, ये दवाइयाँ मैदे में ठीक कर देती हैं। बारबेरिज्मी है कि जैसे मैंने पहले बताया कि ये अंदर हवा पैदा होती है, बाज़ का पेट में हवा होती है, बाज़ का स्टमक में होती है, बाज़ का इंटेस्टाइन में होती है, गुड़ गुड़ करती है, इधर से गुड़ गुड़ हो रहा है, इधर से गुड़ गुड़ हो रहा है, इधर से गुड़ गुड़ हो रहा है, और साथ बैठा आदमी भी सुन रहा है। बाकी हवा वो ऐसे तेजी से अंदर हरकत करती है कि बाहर भी आवाज़ आ रही है। विंड पासिंग और चीज़ है, ये बारबेरिज्मी और चीज़ है कि इस गुड़ गुड़ के साथ आपको प्रॉब्लम होती है। इसकी दवाई है नेफाइलम, इसकी दवाई है क्रोटनटिड, इसकी दवाई है क्लोरोप्रोमाजीन। ये जो बारबेरिज्मी केस है, जो चाय पीते हैं, सारी पानी पीते हैं गुड़ करके, सांस नहीं लेंगे बीच में, 7 अप पिएंगे गुड़ करके, और चिगम खा रहे हैं, उनकी भी आवाज़ हो जाती है। उसकी वजह से भी अगर अंदर से भी आवाज़ आ रही है तो फिर बारबेरिज्मी में ये दवाइयाँ काम आती हैं। फिर आपकी देखें कि गर्ड है, गैस्ट्रो ओसोफेजियल जी, रिफ्लैक्स डिजीज, कि आपको सब चीज़ ऊपर चढ़ती हैं, जो आप खाते हैं रात को कहते हैं रोज चीज ऊपर आती है, गले तक आती है, दांतों तक आती है। आप खाते हैं दांतों तक कोई जो मवाद आता है आपके दांत को खट्टा कर देता है, आपकी जुबान को खट्टा कर देता है। बेहतरीन अकॉर्डिंग टू सिम्टम हमारी रूबीनिया दवाई है, हमारी आयरस दवाई है, हमारी एसिड सल्फ दवाई है, हमारी हेपरसेट दवाई है। और अगर खट्टा नहीं है तो फिर एंटम क्लोरिम दवाई है, नक्स दवाई है, कार्बोवेज दवाई है। फिर इसी के साथ हाइटस हर्निया हो जाता है। वो फिर लाजमी होता है कि यहाँ पर
मैदे के मुंह पर हर्निया बन जाता है कि आपका मैदे का मुंह के साथ लगा हुआ एसोफेगस, एसोफेगस अंदर चली जाती है थोड़ी सी हर्निया की वजह से, और मैदा ओवरलैप कर जाता है, और फिर आपका मैदा खुला ही रहता है। और जब खुला ही रहेगा तो आपकी सारी खुराक ऊपर जाएगी। फिर डॉक्टर कहते हैं जी अपने सर जो है इसके नीचे 6 ईंटें रखें, सर के नीचे 3 तकिए रखें, सर को पीछे से ऊपर करें, तो वो तो ट्रीटमेंट ना हुआ। लेकिन मज़े की बात है, इसका ऑपरेशन बहुत ही खतरनाक होता है। पहले आपको स्किन का यहाँ से कट लगेगा, फिर अंदर से आपकी जनाब कार्टिलेज को करेगा, आपके रिब्स को करेंगे, और हार्ट के नज़दीक जाकर उसका ऑपरेशन होता है, वो भी कामयाब नहीं होता। लेकिन इस स्टेज पे भी हमारी मेडिसिन काम करती हैं। अगर जैसे मैं कह रहा हूँ बुलिमिया के केस हैं, एपेटाइट इंक्रीज है, क्राइन हंगर है, उनकी भूख कम कराएं, उनको मना ना करें ज़्यादा कि क्या खाना है, मिर्चें खाएं, मसाले खाएं, पाए खाएं, चने खाएं, लेकिन 1/4 रोटी जितनी खाएंगे, 1 चम्मच, प्लेट भर के नहीं खाएंगे। सादा बड़ा ट्रीटमेंट दें और देखें हाइटस हर्निया भी ठीक होगा। आप कैलकेरिया फ्लोर दें, हाइटस हर्निया की जो द्वारें हैं कैलकेरिया फ्लोर में टाइटनेस पैदा करेगी, उसको खींचेगी और वो बाहर आ जाएगी। तो वहां पे वीकनेस है, एक स्फिंक्टर है, वो स्फिंक्टर वीक हो चुका है। स्फिंक्टर की वीकनेस के लिए आपके पास कास्टिकम है, आपके पास जर्सीनियम है, वो इस्तेमाल करें तो हाइटस हर्निया भी ठीक होता है। जब आप किसी को कहें ना हाइटस हर्निया दवाई से ठीक हो, वो हैरान होकर पूछता है ये कैसे ठीक हो सकता है, तो इतना बड़ा ऑपरेशन होता है, लेकिन ठीक हो जाता है। चोकिंग है, आप देखें कि एक है चोकिंग और एक है ओसोफेजियल कंस्ट्रिक्शन स्टेनोसिस। चोकिंग और इसमें फर्क है। चोकिंग में ये होता है कि खाते खाते आपको कोई चीज फंस गई, आप समझे मेरा गला ही तंग हो गया, शायद कोई चीज फंस रही है, चोक लग गया। तो एक चीज है स्टेनोसिस, एक है स्ट्रिक्चर ऑफ एसोफेगस, कि आपके एसोफेगस की ट्यूब इस तरह बंद हो जाती है, वो खतरनाक अलामत है, ये आपके कैंसर की तरफ जा सकती है। और इसकी दवाइयां भी हमारे पास बेहतरीन है, आप इनको जरा डिफ्रेंशिएट करें और दवाइयां दें, आपके ये कैंसर के केस भी ठीक होते हैं। वो से केस इनिशियल सिम्टम कैंसर की ये होती है कि आपने खाया और वो फंस गया, चावल फंस गए, अंडा फंस गया, रोटी फंस गई, रुक गया, आप अंदर नहीं जा रहा, पानी पी रहे वो भी नहीं जा रहा, वो है चोकिंग। अंदर जा रहा है सख्ती से, लिक्विड जा रहा है, सॉलिड नहीं जा रहा, सॉलिड जा रहा है, लिक्विड नहीं जा रहा, वो है आपका फिर टुवर्ड्स गोइंग टू कैंसर। सीए आपका एसोफेजियल, सीए आपका स्टोमक, उसमें फिर आप इसको दवाई देंगे, हमारे पास वो बड़ी बेहतरीन दवाई जो काम करते हैं। एनवी नक्सामी का बड़ा बेहतरीन काम करेगी। फर्स्ट सिम्टम, फर्स्ट मेडिसिन इसके एनवी है कि यहाँ से यहाँ लेके कुछ चोकिंग होती है। सेकंड आर्सेनिक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ दबाव है, कोई घुटन है, कुछ भी है। फिर आपकी फास्फोरस है, फिर आपकी बैप्टीशिया है, फिर आपकी कंडोरेगो है, फिर आपकी ओर्बिथोगालम है, फिर आपकी प्लम्बम मेट है, आपकी हेमामेलिस है। ये सब दवाइयाँ आपके ट्यूब्स को डायलेट करती हैं, उसको खोलती हैं, और बहुत से केस ठीक हो जाते हैं। और चोकिंग जो है वो आपकी चोकिंग वक्ती तौर पे होगी, 2-4 छींकें आएंगी, एक वोमिट आ जाएगी या नाक से खुराक बाहर आएगी, आप ठीक हो जाएगी। वो आपको एपिग्लोटिस की वजह से हो जाता है कि जब उसमें कोई वरम आता है या खुश्की होती है, तो या उम्र की वजह से कमजोरी होती है, तो आपको चोकिंग हो जाती है। उस चोकिंग के लिए लैक्सिस भी है, उस चोकिंग के लिए सबसे बेहतरीन दवाई बेटाकार्ब है, उस चोकिंग के लिए सबसे बेहतरीन दवाई एनाकार्डियम है। एनाकार्डियम का तो देखिए कितनी मजेदार दवाई है, पता है आपको? एनाकार्डियम कितनी मजेदार दवाई है। एनाकार्डियम के मतलब लिखा है कि कहीं भी सेंस ऑफ पिक्चर, सेंस ऑफ पिक्चर, पिक्चर क्या है कि डक्का लग गया, ये नाली है, डक्का लग गया, ईंट फंस गई, वो कहेगा या ईंट फंस गई, डक्का ही लग गया है। कहीं भी अगर वो कहे कि मैं पेशाब करता हूं, ऐसे लगता है कि आगे कोई चीज आती है और डक्का लग जाता है, ऐसे कोई चीज आती है कि मेरे स्टूल बंद हो जाता है, वहां सब जगह एनाकार्डियम काम करती है। कैक्टस कहता है जी हर जगह ये हो गया है, कंट्रैक्शंस,
ऐसे जैसे कि शिकंजे में आ गया है, बिल्कुल ऐसा। अब ये शिकंजा कहीं भी हो, चाहे दिमाग में वो कह रहा है दर्द की वजह से, चाहे वो पेट में शिकंजा कह रहा है, चाहे वो हार्ट में कह रहा है, चाहे मेंसिस पेन में कह रहा है कि जैसे जकड़ गया पेट में, ऐसे आप कैक्टस दें, ठीक हो जाता है। ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं। और आज मैं सिर्फ स्टोमक की बात कर रहा हूँ, लेकिन पेट की इससे अलग बीमारियां, पेट की इससे बिल्कुल सेपरेट दवाइयां हैं, जिनका जिक्र करने के लिए हमें अलग ही एक सेशन करना पड़ेगा, एक लेक्चर करना पड़ेगा, तो उसकी मेडिसिन अलग है। जैसे आपके हर्नियाज हैं बहुत सारे, हाइटस हर्निया भी हैं, आपके पेट के हर्निया है, पैराम्बलाइकल हर्निया है, इंग्लूनल हर्निया है, सारे हर्निया है, उसके लिए हमें अलग देखना पड़ेगा। फिर आपका पाइल्स का है, उसके लिए फिर हमें करना पड़ेगा साथ। फिर अंदर कोई टीबी है आंतों की, क्राउन डिजीज है, सिलिक डिजीज है, उसके लिए भी हमें करना पड़ेगा। सिलिक डिजीज के लिए हाँ, जिसको हम कहते हैं कि जी वीट एलर्जी है, इसको जी ऑटोइम्यून डिजीज कही गई है, लेकिन ये बड़े ही प्रेम एंड प्राइम से ठीक हो जाती है हमारी दवाइयों से। सबसे बेहतरीन दवाई है कि अगर आपको सिलिक डिजीज है गंदम की वजह से, और अब ये देखें कि ये इशू है, ये ऑटोइम्यून है कि नहीं ठीक हो रही, दूसरे स्कूल ऑफ थॉट से बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही, तो आपके पास तो चंद दवाइयां उस दें ठीक हो जाते हैं। कितने 20 केस ठीक हुए हैं। इसकी सबसे बेहतरीन दवाई, अगर खाना के बाद, गंदम खाने के बाद आपको अर्ज फॉर स्टूल है, तो आल्स्टोनिया, आलनस, ये 2 दवाइयां आप जरूर दें। ये आपके गैस्ट्रिक जूस को भी सेहतमंद करती है। ये आपके जो एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है, आपके लैक्टोज है, लैक्टोपाइज है, किस तरह के एंजाइम है, उनको भी ये ठीक करती है, सेहतमंद करती है, और आपके निज़ाम हजम को ठीक करती है, गैस्ट्रिक जूस बनाती है। साथ अगर कोई प्रोमिनेंट सिम्टम है कि मुझे बोर उठता है और मैं आगे को दौड़ आ जाता हूँ, तो कालोसिन भी सामने। अगर वो कहता है कि मेरा स्टूल इस तरह का है कि एकदम सडन वो एक्सपेल करता है कि एक ही दफा में सारा स्टूल बाहर आता एक्सपेल करता है, तो फिर ट्रॉम्बीडियम है। अगर बार बार आपका वो कर रहा है, मोशन लग रहा है, तेजी से आ रहा है, फिर ग्रेशियोला है। फिर उसके बाद लाइकोपोडियम है, ट्यूबरकुलोसिस है, चाइना है, एलोज है। ये 4, 5, 6 दवाइयां, और अल्लाह के फजल से एच पाइलोरी भी है। ये दवाइयां आप दें। जब एच पाइलोरी की नहीं बनी थी तो हम इन्हीं दवाइयों से गुजारा हो रहा था, बड़ा अच्छा हो रहा था। एच पाइलोरी आ गई है तो थोड़ा सा और इन बीमारियों को स्टॉप लगा है, वो भी दें, एच पाइलोरी दें। तो ये जो है ऑटोइम्यून है, ये ठीक हो जाती है। अब दूसरा एक बच्चों का प्रॉब्लम है कि बच्चों को दूध बंद कर देते हैं 40 पैसे, इसको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया जी, दूध इसको हजम नहीं हो रहा, ना माँ का ना डब्बे का, अजीब बात हो गई। तो यही वजह है कि इसको लैक्टिक एसिड उसमें ज्यादा बन रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन बच्चे में किसी वजह से कम बन रही है। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले बच्चे होंगे, उनको पसीना आएगा उसमें खट्टी बू, तो स्टूल आएगा उसमें खट्टी बू, उनके जिस्म से खट्टी बू आएगा, पसीना ना भी आए उनको उल्टी आएगी उसमें से खट्टी बू, ठीक है। और जब खट्टी बू है तो हमारे पास 5-6 दवाइयां, उन्हीं में से ये भी एक ऑटोइम्यून है, वो नहीं ठीक होती। जी दूध बंद कर दो, जी दूध बंद कर दिया, सारी डेयरी आइटम बंद, आप ना दही खा सकते हैं, ना लस्सी पी सकते हैं, ना आप मक्खन खा सकते हैं, ना आप दूध पी सकते हैं, दूध से बनी चीजें नहीं खा। डॉक्टर का बंद कर दो जी, बच्चा वीक से वीक हो रहा है। लेकिन आप इन्हीं सब बीमारियों की मैक कार्ब, नेट्रम कार्ब, नेट्रम फास्ट, कैकेरिया कार्ब, हैपर, यही मेडिसिन करती हैं। साथ अगर हिस्ट्री है तो बच्चों के पीछे कैंसर की आप कार्सिनोसिन दे दें। हिस्ट्री है कोई मैदे की प्रॉब्लम की, तो आप साथ उनको एच पाइलोरी दे दें, क्योंकि ये बच्चे लैक्टोज फ्री हैं। बड़े बड़े डॉक्टर पे हाथ खड़े कर देते हैं। और भाई ये कौन सा इलाज है कि अगर आपको सीलिक डिजीज है, वीट एलर्जी है, तो वीट बंद करा दिया, कैसे वो पूरी उम्र बंद करेगा? अभी उसने बड़ा होना है, जवान होना है, जवान है तो बूढ़ा होना है, उसका दिल करेगा रोटी खाने को, उसका दिल करेगा चावल खाने को। ग्लूटेन फ्री डाइट दे जी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दवाइयों से ये चीज़ें ठीक होती हैं।
जितने आपके एसिडिटी हैं, जितने आपकी इरिटेशंस हैं, खट्टे डकार हैं, कड़वे डकार हैं, ऊंचे डकार हैं, मुश्किल में डकार हैं, फीके डकार हैं, हमारी दवाइयों की चंद खुराकों से ठीक हो जाते हैं। लोग कहते हैं ना होम्योपैथी में किडनी का बड़ा अच्छा इलाज है, बच्चों का बड़ा अच्छा इलाज है, लेडीज का बड़ा अच्छा है, मैदे का भी बहुत अच्छा इलाज है। एक्सीडेंट इसको IBS का नाम दे दिया, और ये भी नहीं ठीक होता जी, कमाल हो गया। IBS नहीं ठीक होता। IBS की 4-5 दवाइयां टोटल, मरकार है, मरसाला है, काल्चिकम है, ग्रेशियोल है, ट्राम्बिडम है। तो अगर नहीं ठीक हो रहा फिर आप एकोनाइट देंगे, फिर आप जलसीमियम देंगे, फिर आप जल्टम नाइट्रेक्टम देंगे, फिर फास्फोरस देंगे, क्योंकि यहाँ पे उसके फोबिया आ गए कि बस जी IBS, डॉक्टर ने कहा तो हो IBS, बस जी ये तो मुश्किल ही हो गया। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, नाम ऐसे रखते हैं कि जो अनपढ़ है वो कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये कौन सी क़यामत है भाई। तो यार IBS है, कोई बात नहीं, IBS है, आयरस वर्सा बेलाडोना सल्फर, उसको दे ठीक हो जाएगा। IBS से ये याद रखें, आयरस वर्सा बेलाडोना सल्फर, अब ये दे दें IBS ठीक हो जाएगा। आप काल्चिकम दे, IBS ठीक होता है। H पेलोरी हो गया, ओहो जी आपका H पेलोरी हो गया, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, ठीक हो रहा, आप उसको दे, ये दवाई ठीक हो जाएगी। पीका है, पीका, औरतें हैं, बच्चे हैं जी, दिल कर रहा है रेत खाने को, दिल कर रहा है मिट्टी खाने को, ओ मुल्तानी मिट्टी मंगा मंगा के खा रहे हैं, मुल्तानी मिट्टी इतनी बिक रही। निरंकारी बाजार से पूछो, वो हैरान है कि दिन ब दिन मुल्तानी मिट्टी क्यों बिक रही। आधी मिट्टी बिक रही है पता नहीं फेशियल के लिए, आधी मिट्टी बिक रही खाने के लिए, तो सब नहीं आती। तो पीका का इलाज हमारे पास बड़ा जबरदस्त है। आप सिम्टम बताओ, कलकेरिया का आप दे, कलकेरिया फास दे, एसिनेटिक दे, एलुमिना दे, बेटा का आप दे। लैक ऑफ उसमें कार्बोनेट आ गया है, लैक ऑफ लाइम आ गया है, लैक ऑफ चूना है, लैक ऑफ चीनी है, लैक ऑफ कलकेरिया फास है, आप दें उसको। याद रखिए, टंग इज योर डॉक्टर, टंग जबान, टेस्ट इज योर ट्रीटमेंट। आपकी जुबान जो कह रही है वो कर लें। जुबान आज कह रही मीठा खाना है, आपका आज मीठा ही इलाज है। जुबान आज कह रही है कि आपने कड़वा खाना है, कड़वा ही इलाज है, आप करेले पका के खाएं। जुबान कह रही है आज मूलियां खानी है, मूलियां खाएं। लेकिन अगर रोज कह रही है फिर वो बीमारी बन जाएगी। टंग इज योर डॉक्टर, टेस्ट इज योर ट्रीटमेंट। अब वो टेस्ट ले जो दिल का रहा थोड़ा सा ले। अब देखें ना, एक औरत चीनी मट्टी खा के ठीक हो रही है, क्या मट्टी खाती हूँ मैं फिट हो जाती हूँ, मट्टी छोड़ती हूँ मैं काम नहीं कर सकती। बच्चे जो हैं वो कहाँ कहाँ से खुरते हैं जनाब, नाखूनों के अंदर से पेंट उखाड़ा, टायरों से लिया, गमलों से लिया, मोटरसाइकिल के पहियों से लिया, कहाँ कहाँ से मट्टी खा रहे हैं, वो रह नहीं सकते। वो टेस्ट इज योर ट्रीटमेंट, वो खा रहे हैं, उनका दिल कर रहा है। लेकिन जब ज्यादा खाएंगे तो नुकसान करेगा। जो चीज भी आप स्पाइसी खा रहे हैं, आपका दिल कर रहा है स्पाइसी, आप जाएं गोलगप्पे एक प्लेट खा के आ गए। हाँ, अगर रोज दिल करेगा तो फिर आप एंटीप्रोटम खाएंगे, फिर आप आयरस वायरस खाएंगे, फिर आप एसिड नाइट्रिक खाएंगे, फिर आपका दिल करेगा, फिर आपको जरूरत बनेगी। फिर हाइपोक्लोरोहाइड्रिया, हाइपरक्लोरोहाइड्रिया, अजीब है जनाब, उन्होंने नाम बनाया हुआ हाइपरक्लोरो। ठीक है, बीमारी का नाम है, डरा क्यों देते हैं आप। आपको जी हाइपर हाइड्रोक्लोरिया हो गया जी, तो आपका जो बनता है ना जूस, वो ज्यादा बन रहा है, वो ठीक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता। हाइपो हो गया जो खत्म ही हो गया, ड्राई हो गया है, वो नहीं ठीक हो सकता। मरीज मुंह लटकाए फिरता है जी, मुझे तो हाइपोक्लोराइडिया बताया कि ठीक ही नहीं हो सकता। जब हाइपो हो गया है, आप उसको आरामेट दें, आप उसको प्लबमेट दें, आप उसको आर्सेनिक दें, आप उसको ओपियम दें, ये चीजें पैदा करती है दोबारा दबी हुई, पल्सर चिल्ला दें, ये दबी हुई चीजें बाहर निकालती हैं। जिंकमेट दें कि पहले ये आप ठीक थे, पहले आपका गैस्ट्रिक जूस बढ़ रहा था, आप सप्रेस हो गया, बंद हो गया, पल्सर चिल्ला दे, जिंकमेट दे, प्लबमेट दे, ओरामेट दे, ओपियम दे, ये चीजें बाहर निकलेगी, फिर आप कार्डिक दवाई दें। हाइपर हो गया है तो आप उसको नेट्रम दें, उसको एपिस दें, उसको नेट्रम सल्फ दें, उसको कैनाबिस इंडिका, सॉरी एबिस कैन दें।
आप जरा कम से कम, शिफा मिन जानिब अल्लाह है, आप 15-20 दवाइयां मैदे की पढ़ के तो देखिए एक दफा, बाहर लिख लें स्टोमिक स्पेशलिस्ट, मेडिकल एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्पेशलिस्ट क्लिनिक लिख लें, कामयाब होगे इंशाल्लाह। लेकिन जहां वाला कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, ये भी आपको बता। फायरोसिस है, ये भी एक जलन की किस्म है कि आज आपने खाया है, जलन 2 दिन बाद हो रही है वही एसिडिटी, वही हार्ट बर्न है, फायरोसिस है। अगर डिले हो रहा है तो ओपियम है, डिले हो रहा है तो एंट्रोक्लूडम है, डिले हो रहा है तो बिस्मथ है। कि आपको आज खाया है उसके डकार 2 दिन बाद आ रहे हैं तो बिस्मथ एंट्रोक्लूडम है, फायरोसिस जलन के साथ। एयर सिकनेस है कि बंदा हवा में जाता है, ऊपर जाता है तो उसको प्रॉब्लम होती है, ट्रैवल सिकनेस है। फिर सी सिकनेस है, उसमें हमारी कॉकुलस है, पेट्रोलियम है, टोबैकम है, बड़ा अच्छा काम करेंगे। अगर ऊपर के लिए आर्सेनिक है, और ये प्रूव है, प्रूवन बाय मी है। कितनी दफा लोगों को दे के मैं बात कर रहा हूँ कि ये काम करती है। ठीक है, मैं पहले कहता हूँ 10 में से 10 नहीं ठीक होंगे, 10 में से एक भी 100% ठीक हो जाए तो आपकी बड़ी कामयाबी है ये। अगर जो लोग कहते हैं कि हमारे सारे मरीज ठीक होते हैं, 100% ठीक होते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अल्लाह बैठा है ऊपर भाई, अल्लाह को पता है किसको ठीक करना है, किसको नहीं करना। जिसको नहीं करना वो आगे जा रहा है। अच्छा जी, जहां तक कोई क्वेश्चन हो। ग्लूटामीन, ग्लूटेन फ्री जिसको कहते हैं, वो यही मैंने बताया। आलनस, आप आंखें बंद करके दें। आल्स्टोनिया, ये 2 दवाइयां ऐसी हैं कि जैसे ही वो खाएगा ये वाला फूड, उसको अर्ज टू मोशन होगी, अर्ज टू स्टूल होगा। स्टूल चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो डायरिया हो, ये 2 दवाइयां भी इसको कवर करती हैं। ठीक है, अगर फिर स्पेसिफिकली सडन एवैक्यूएशन ऑफ स्टूल है, फिर आप ट्रॉम्बिडियम को नहीं बोलेंगे। ठीक है, वक्फे से आपकी वो है सडन, तो फिर आप ग्रेशियोला को नहीं बोलेंगे। और अगर क्लोवर्ड उठता है, साथ दोहरा होता है, फिर आप कॉलोसिन देंगे। और अगर कोई समझ नहीं आ रही, फौरन बाद जाना पड़ता है, खाते खाते जाना पड़ जाता है, फिर आप फेरामेट देंगे। ये तो एलोज दें। सिम्टम वाइज आप बता रहे हैं, तो एक्चुअली अगर कॉज पे अगर जाते हैं कि जैसे वो जेलस होती है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर रही, इसके लिए मैं बता रहा हूँ ना ये होता क्यों है। कि एक तो आपका वहां पे जो लैक्टोज बन रहा है, जो आपका उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो उसमें खटास आ रही है। ठीक है, आपके मैदे के जो एंजाइम है वो काम करना बंद कर गए हैं, वो गंदम को हजम ही नहीं कर रहे। ये आलनस और आल्स्टोनिया इसी के लिए बताया कि विदाउट सिम्टम भी ये काम करती है। इसके साथ अल्फल्फा भी आप दे दें। लेकिन जब सिम्टम आएंगी, ज़ाहिर है केस आके कहेगा जी मुझे फ़र्क है, लेकिन मुकम्मल नहीं है। सिम्टम क्या है कि सडन एवैक्यूएशन ऑफ स्टूल है, तो फिर ट्रॉम्बिडियम कराएं उसको। ठीक है, और अगर एक ही दफ़ा में 2-3 दफ़ा प्रेशर से एवैक्यूएशन है, तो उसको ग्रेशियोला दें। यहाँ पर इस एरिए में, मैदे में, IBS में, हाँ एच पैलोरी में, आपके क्राउन डिजीज में, एंट्राइटिस में, आपकी काली काल्चिकम, मरका, मरसा बड़ा बेहतरीन ये भी काम करती है। लेकिन आपने बताया सीलिक डिजीज, उसका मैं बता रहा हूँ कि ये दवाइयाँ अच्छा काम करती है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें डॉक्टर ऑफ इंडिया के मिर्जा अनवर बेग साहब, वो बता रहा था कि वैक्सीनेशन की जो है ना, उससे ये ऑटो इम्यून डिजीज बहुत बच्चों में चांसेस, खास तौर से ये ट्यूबरक्लोसिस की जो वैक्सीन है वो कर रहे हैं। हो सकता है, बिल्कुल। तो क्योंकि वो केस भी उन्होंने शेयर किया था, तो वो कहते हैं कि इसको फिर कॉज से जब हम गए तो वो वैक्सीनेशन जो है बहुत से इसमें बच्चों के आए ट्यूबरक्लोसिस की, स्पेशली जो वैक्सीन, तो इसको वो कहते हैं कि मतलब हमने तो अभी पढ़ा, जैसे पूजा वगैरह को अगर हम स्टडी करते हैं वैक्सीनोसिस में, तो थूजा का ज़्यादा तो थ्योरी में जो लिखा है वो तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन का लिखा है, चेचक। अब इसमें ऐसी रिसर्च भी नहीं हुई हमारी फील्ड में कि आया थूजा बाकी भी वैक्सीनेशन को कर रही है कि नहीं। इस पे आप कोई थूजा के लिखा जी वैक्सीनोसिस, वैक्सीन का नहीं लिखा कि इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनोसिस। इसका मतलब है जो भी वैक्सीन, उसके इफेक्ट्स कोई भी होते हैं।
उसका कोई प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है एक वो ये होती है कि एक तो टीका लगता है या पस पड़ जाएगी, जख्म ठीक नहीं होगा, वो भी वैक्सीनोसिस में आता है। वो आम इंजेक्शन भी लगे, उसकी भी बेहतरीन दवाई थूजा है। कितने ही पेशेंट आते हैं कि जी टीका लगा उसके बाद गिल्टी बन गई, ठीक है, वो दर्द कर रही है, बड़ी हो गई है, थूजा आप एक डोज दे दें, 1-2 महीने में वो गिल्टी गायब होगी, और अगर मवाद निकलना शुरू होगा तब भी 1-2 महीने नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कितने ऐसे बच्चे जो कि सीपी बच्चे थे, ठीक है, इस तरह के और जो ठीक नहीं हो रहे थे, उनको थूजा दी जाती है इसी पॉइंट पे कि सारा इनका वैक्सीन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और अगर स्किन की कोई प्रॉब्लम होती है और फिर ठीक नहीं होती, फिर वेरियोलैनम भी है, फिर सिलेशिया भी है, वो भी दे। लेकिन वैक्सीनोसिस के लिए थूजा आपकी बेहतरीन काम करती है, आप दे सकते हैं अगर आपको पता है। मैं तो भी सीएम देता हूँ, और 1M में आजकल क्या काम करेगी, 1M तो टलसी कोई नहीं है। तो मैं अभी क्या कहने लगा था, हाँ, अगर आपको फैमिली में पता चल रहा है कि टीबी है तो ट्यूबर दे देना, फिर तो ट्यूबर देनी पड़ेगी, वरना आप थूजा दे। कितने ही केस को मैं आपको बताया कि एक मेरे पास लड़की आई कि एक्नीज, इतने ज़बरदस्त एक्नीज के मैं परेशान हो गया। अक्सर पेशेंट ठीक हो जाते हैं, मैंने दवाई दी नहीं फ़र्क पड़ा, मैंने दवाई दी नहीं फ़र्क पड़ा, दवाई दी नहीं फ़र्क पड़ा। एक दिन उसका वालिद साथ आ गया, जब वालिद को देखा तो यहाँ उसके मस्से नजर आ गए। अब वो कह रहे थे जी ठीक नहीं हो रही बेटी, मैंने कहा जी हो जाएगी, आज साथ आप आए, आज ठीक हो जाएगी। कहते क्यों? मैंने कहा आज मैं इसके अब्बू की दवाई इसको खिलाऊंगा तो ये ठीक हो जाएगी। कहते क्या मतलब है? मैंने कहा आपको देखा है, मैंने थूजा मंगा के सीएम ड्राप डाल दिए, मैंने कहा दवाई भी कोई नहीं, 15 दिन बाद आए तो वो 50-80% से एक्लिस भी ठीक। अब मैंने कहाँ देखा? उसके अब्बू को देखा। कहाँ देखा? वो हो सकता है वो भी वैक्सीन डोसेज है। और कोई चीज, कोई क्वेश्चन? एक हम रखेंगे जो लेक्चर है जब कोई पेट का आएगा, ताकि पेट की बीमारियां अलग से हैं बहुत सारी। ये तो मैदे की आज डिस्कस की है ना, फिर आइंदा हम पेट की और मैदे की जो 2-4 रहेगी वो भी डिस्कस करेंगे। अगली दवाई हमारी कौन सी बन रही है पता चल बताएगा जी। नेट्रम फास्ट के बाद बोरिक की कौन सी दवाई आगे बढ़ी, चेक करें। बोरिक जासा, बोरिक में नेट्रम फास्ट के बाद कौन सी दवाई बन रही है? नेट्रम फास्ट के बाद बननी चाहिए नेट्रम सल्फ, मेरा नेट्रम सल्फ है, हाँ जी नेट्रम सल्फ है ना। तो बस फिर हम नेट्रम सल्फ पे इंशाल्लाह अगले महीने की दूसरी इतवार में 6 बजे नेट्रम सल्फ पे लेक्चर होगा जी।